डोरबेल बजने की आवाज़ से तन्वी अलसाती हुई उठी दरवाज़ा खोलने के लिए। क्या हुआ दीदी? आज आप अभी तक तैयार नहीं हुई ऑफिस जाने के लिए? घर में घुसते हुए मीनू ने पूछा। हाँ वो आज सिर थोड़ा भारी हो रहा है और दर्द भी कर रहा है, इसलिए मन नहीं कर रहा है जाने का। तन्वी ने मीनू को उसके सवाल का जवाब दिया। अच्छा सुन, बाकी काम बाद में कर लेना, पहले मेरे लिए अदरक वाली कॉफ़ी बना दे। आज चाय पीने का मन नहीं है मेरा, तुझे पीनी हो तो तेरे लिए बना लेना, और कुछ नाश्ता भी बना ले। मैं अभी रूम में ही जा रही हूँ, वहीं ले आना। तन्वी ने बिना मीनू की तरफ देखे ही उसे कहा। ठीक है दीदी, आप आराम करो, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। ये कहते हुए मीनू किचन में चली गई और तन्वी अपने रूम में आकर तन्वी अपनी आंखें मूंदकर आरामदायक कुर्सी पर बैठ गई। आज उसका कुछ करने का मन नहीं है, ना किसी से बात करने का मन है। मीनू नहीं आती तो शायद आज वह रूम से बाहर भी नहीं जाती। उसके अलावा इस घर में मीनू ही तो है जो आती है, उसका सब काम करती है और अपनी सारी बातों का पिटारा उसके सामने लेकर बैठ जाती है। तन्वी को भी उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था, पर आज उसका मन बिल्कुल विचलित है। वो अपने आप से ही कह रही है, ये सब फिर से क्यों? जिन चीज़ों से वो हमेशा दूर रहना चाहती है, वो सब फिर से उसकी ज़िंदगी में दस्तक दे रहा है। इतने लंबे समय के बाद किसी पर भरोसा कर दोस्ती की थी, और उसने भी आखिर क्यों? वो अपनी ज़िंदगी के दिए जख्मों को नहीं भुला पाई है। आज वो सब फिर से याद आ रहा है, जिसे वो हमेशा के लिए भुला देना चाहती है। लगभग 10 से 11 साल पहले जब तन्वी अपने सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी, तब वो कितनी चंचल और खुश मिजाज हुआ करती थी। घर में 2 भाइयों की इकलौती बहन, और ऊपर से छोटी भी, सबकी लाडली थी। परदादी की तो जैसे जान बसती थी उसमें। खूबसूरत भी इतनी कि कॉलेज में हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। झील से गहरी बड़ी बड़ी भूरी आंखें, काले घने लंबे बाल, दूध सा उजला रंग, उस पर दोनों गालों में पड़ते गड्ढे, एक मुस्कान से ही किसी को भी आकर्षित कर ले। कॉलेज में सब उसे डिम्पल गर्ल बुलाते थे। रोहित भी उसकी क्लास में ही था। देखने में ठीक ठाक दिखता था और पढ़ने में भी ठीक ही था। उसे भी तन्वी अच्छी लगती थी, पर उसकी तन्वी से कभी बात भी नहीं हो पाई थी। इस बार वो कुछ दिन कॉलेज नहीं आ पाया था, तो उसने सोचा कि नोट्स बनाने के लिए तन्वी से पूछता हूँ, क्योंकि तन्वी बाकी चीज़ों के साथ साथ पढ़ाई में भी आगे ही थी और सबकी हेल्प करने के लिए भी तैयार रहती थी। रोहित। हेलो तन्वी, आई एम रोहित, एक्चुअली आई नीड योर हेल्प। तन्वी। हाँ बोलो, क्या हेल्प चाहिए? रोहित। वो क्या है कि अभी कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ पा रहा था, इसलिए मुझे नोट्स और असाइनमेंट बनाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे दोगी? तन्वी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी, और प्रोजेक्ट असाइनमेंट की डिटेल्स भी मैं तुम्हें समझा दूंगी। इतना कहकर तन्वी मुस्कुराकर वहां से चली गई, और रोहित भी खुश हो गया कि एक तो उसकी नोट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और दूसरा आज उसकी तन्वी से बात भी हो गई। दिन बीत रहे थे और साथ में तन्वी और रोहित की ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत दोस्ती तो हो गई थी। कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाले थे। सभी लोग किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तन्वी और रोहित ने रोमियो जूलियट प्ले के लिए अवार्ड दिया, और दोनों का सिलेक्शन भी हो गया। प्ले की रिहर्सल करते करते कब उनकी केमिस्ट्री रियल में अच्छी हो गई, तन्वी को पता ही नहीं चला। और फाइनल ईयर आते आते रोहित ने तन्वी को प्रपोज भी कर दिया, और तन्वी ने भी बिना देरी किए एक्सेप्ट भी कर लिया। वो कहते हैं ना, जो प्यार में होता है उसे फिर बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे ही जो तन्वी हमेशा कहा करती थी कि मुझे नहीं पड़ना इन प्यार व्यार के चक्करों में, अब वो ही इश्क के समंदर में कूद गई थी। अब तो तन्वी अधिकतर रोहित के ख्यालों में खोई रहती। काम कुछ और करना होता, कर कुछ और देती, और फिर खुद पे ही हंस देती। घर में भी सभी को उसका ऐसा बदला हुआ व्यवहार महसूस तो होने लगा था, पर सभी को यही लगता कि फाइनल ईयर है, इसलिए पढ़ाई का ज़्यादा सोचने लगी है। बेटा आज तू कॉलेज से थोड़ा जल्दी आ जाना, एक दिन माँ ने तन्वी को नाश्ता देते हुए कहा। सुन तनु, तन्वी ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। क्यों माते, आज हमें कहीं चलना है क्या? जरूर, आपकी पसंद की मूवी के लिए जाना होगा आपको, है ना? नहीं, मुझे कोई मूवी देखने नहीं जाना है। अच्छा तो फिर पक्का शॉपिंग का प्लान होगा आपका? चलो अच्छा है, मैंने भी बहुत दिन से कुछ लिया नहीं था। अरे तू तो मुझे कुछ बोलने देगी या अपने मन से ही सब सोचती रहेगी? कल रात को तेरे पापा ने बताया है कि तेरे फूफा जी की बहन और उनका बेटा आज सब लोग शाम में आने वाले हैं, इसलिए तू जल्दी आ जाना। अच्छा, पर वो सब क्यों आ रहे हैं? तन्वी ने पराठा रोल बनाकर खाते हुए पूछा। अरे मेरी लाडो,
वैसे तो मिलने ही आ रहे हैं, पर वो फूफा जी की बहन अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रही हैं। तेरे पापा बता रहे थे, बड़ा ही हैंडसम लड़का है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करता है, अच्छा खासा कमा लेता है और फिर घर बार और खानदान भी सब अच्छा है। तो फूफा जी ने कहा कि भाई एक बार हमारी तनु से भी मिल लो। तनु बीच में ही बोल पड़ी, तनु से भी मिल लो, इसका क्या मतलब हुआ? मुझसे मिलकर क्या करना है? देखो माँ, अगर वो किसी और मतलब से आ रहे हैं तो मैं बता दूं, मुझे अभी नहीं करनी शादी वादी। फाइनल ईयर चल रहा है मेरा और आगे भी पढ़ना है मुझे। और फूफा जी भी गजब करते हैं, किसी को भी ले आएंगे क्या? मुझे नहीं मिलना किसी से। अरे मिलने को ही तो कह रहे हैं ना, अभी शादी थोड़े ना कर रहे हैं। तू मिल तो ले, शादी तो तुझे पसंद आएगा तभी करेंगे, और वो भी तेरे एग्जाम के बाद। नहीं माँ, मैंने कहा ना, मुझे नहीं मिलना किसी से भी। तनु थोड़ा गुस्से में बोली, पर फिर उसे दादी ने समझाया तो वो दादी की बात को टाल ना सकी और जल्दी आने का बोलकर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचते ही उसने ये बात रोहित को बताई। रोहित भी सुनकर थोड़ा परेशान हो गया और फिर उसने तन्वी को समझाया, कहा कि वो आज जल्दी घर चली जाए। तन्वी का मन आज कॉलेज में नहीं लग रहा था। पूरा टाइम यही सोचती रही कि पता नहीं क्या होगा, इसलिए वो 2 लेक्चर छोड़कर जल्दी घर आ गई और माँ से बोली कि सिर दर्द कर रहा है, इसलिए अभी थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। माँ ने भी कहा, हाँ हाँ, अभी तू थोड़ी देर आराम कर ले, मेहमान तो वैसे भी शाम में आएंगे। शाम को तन्वी को उसकी दादी ने तैयार किया। उसने लाइट पिंक कलर का सूट पहना था, बालों में ऊपर क्लचर लगाया और बाकी ऐसे ही खुले रहने दिए। मेकअप के नाम पर आंखों में थोड़ा काजल और लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक लगाई थी, बस बस फिर भी भला की खूबसूरत लग रही थी। दादी उसको देखते ही बोली, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, तुझे तो कोई मना कर ही नहीं पाएगा। क्या दादी, अब आप शुरू मत हो जाओ, मुझे नहीं करनी अभी शादी। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरी जान, चल अब बाहर चल, थोड़ी देर माँ की भी मदद कर देते हैं, दिन भर से लगी है काम में। अच्छा वैसे तो उनसे लड़ती रहती हो, आज बड़ा प्यार आ रहा है आपको। हाँ, अरे वो तो हमारी नोक-झोंक है, वो ना हो तो जिंदगी नीरस हो जाएगी। तू ये सब अभी नहीं समझेगी। चल अब जल्दी नीचे, लगता है मेहमान आ गए हैं। ये अच्छा तू रुक, मैं पहले जाती हूँ, तू थोड़ी देर बाद आना। दादी उसे रूम में छोड़कर नीचे चली गईं और थोड़ी देर बाद उसे भी आवाज लगाकर नीचे बुला लिया। नीचे आकर वो अपनी बुआ से मिली और फिर अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने उसे चाय की ट्रे पकड़ा दी, जिसे वो बिना मन के मेहमानों के लिए लेकर आई थी। उसने सबको चाय दी, पर एक बार भी नजर उठाकर लड़के को नहीं देखा। वो वहां से जाने को ही कि फूफा जी ने कहा कि तनु बेटा, जरा मनु को अपना घर तो दिखा लाओ। उसने हाँ में सिर हिलाया, पर मन में तो फूफा जी के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था। खुद से ही बोल रही थी, खुद ही क्यों नहीं दिखा लेते अपने मनु को ये घर, और घर देखकर क्या करेगा ये। पर सामने कुछ बोल ना सकी। अब वो आगे आगे चल रही थी और मनु उसके पीछे पीछे साथ में बताती भी जा रही थी, ये दादी का कमरा है, ये पूजा घर है, उधर किचन है, पीछे की साइड में खुला आंगन है। वो और भी बोले जा रही थी कि मनु ने उसे टोक दिया। जी, वो मामा जी का घर दिखाने से ये मतलब था कि मैं आपसे और आप मुझसे कुछ बात कर पाएं। मैंने नोटिस किया कि आपने तो शायद अभी तक मुझे देखा भी नहीं है। आप अपने बारे में कुछ बताइए ना, या मेरे बारे में कुछ पूछ लीजिए। मैं ये किचन और आंगन देखकर क्या करूँगा? वो बोल ही रहा था कि तन्वी ने बिना उसकी ओर देखे बीच में ही बोल पड़ी, देखिए मेरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए प्लीज आप कोई भी बहाना बनाकर इस रिश्ते से मना कर दीजिए। आप खुद क्यों नहीं मना कर देती हैं? मैं क्या बहाना बनाऊंगा? मुझे तो आप पसंद हैं, मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती, पर आप कर सकते हैं, कह दीजिएगा कि मैं आपको पसंद नहीं आई। इतना कहकर तन्वी वहां से चली गई और रूम में आकर उसने रोहित को कॉल किया। हेलो रोहित, जैसा तुमने कहा था मैंने उस लड़के को बोल दिया है, वो इस रिश्ते से मना कर देगा। तन्वी ने रोहित को कॉल करके सब बताया। उसके बाद वो फिर नीचे आ गई। वहां आकर उसने देखा कि उस लड़के मनु को छोड़कर सभी बैठे हैं। सब अपने मन में राहत की सांस ली। फिर फूफा जी को ये कहते सुना कि कोई जरूरी कॉल आ गया, इसलिए वो चला गया है। तो तन्वी ने सोचा कि शायद मेरी बात का बुरा मानकर चला गया, चलो अच्छा ही हुआ, अब वो इस रिश्ते के लिए ना ही कर देगा। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो रही थी। फिर वो आराम से सबके बीच बैठ गई।
फूफा जी हर दूसरी तीसरी बात में अपने भतीजे के तारीफों के पुल बांध रहे थे। इतना जिम्मेदार है, ये है वो है। उफ, ये फूफा जी थकते भी नहीं है इतना बोलने में। ये सब वो सोच ही रही थी कि अब फूफा जी की बातों का पॉइंट उस पर आ गया। क्यों तनु बिटिया, कुछ बात की तुमने मनु से? अरे बोलने में भी बहुत सीधा है मेरा मनु तो। और कुछ सोचा क्या तुमने उसके बारे में? तन्वी को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि कहाँ आकर बैठ गई मैं यहाँ। ये फूफा जी का बस चले तो एक निबंध ही लिख डालें अपने भतीजे पर। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे अब। वो बोल ही रही थी, जी फूफा जी वो। इतने में माँ आ गई गर्मा गर्म पकौड़े के साथ, और फूफा जी का ध्यान उस पर से हटकर पकौड़ों पर चला गया और वो धीरे से बोली, इन पकौड़ों ने तुझे बचा लिया तन्वी। फूफा जी और उनकी फैमिली के जाने के बाद रात में डाइनिंग टेबल पर भी मनु पुराण चलता रहा। पापा सभी को बोल रहे थे लड़का बड़ा काबिल है। दादी भी हाँ में हाँ मिला रही थी। मुझे भी समझदार ही लगा। परिवार भी देखा भाला है। इन सब बातों से तंग आकर तन्वी ने अपनी माँ से कहा, लगता है आप लोग का पेट तो आज बातों से ही भर जाएगा, पर मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं तो खाना खा रही हूँ। उसकी इस बात पर सभी को हंसी आ गई। 3-4 दिन के बाद उसे दादी ने बताया कि आज फूफा जी का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि उस दिन उस लड़के को जो कॉल आया था उसके ऑफिस से था। अभी उसे 1-1.5 साल के लिए विदेश जाना पड़ेगा, इसलिए अभी वो शादी को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। और तुम्हारी भी पढ़ाई चल ही रही है, इसलिए वो वहां से आने के बाद आगे की बात करेंगे। ये सब सुनकर तो जैसे तन्वी की बाँछें खिल गईं। उसका मन खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि चलो लड़का समझदार निकला। आखिर उसने उसकी बात मान ही ली और शादी से मना कर दिया। इधर रोहित ने भी तन्वी से शादी के लिए कहा कि एग्जाम के बाद तो कोई जॉब कर लेगा और फिर वो दोनों शादी कर लेंगे। तुम अपने घर वालों से एक बार बात कर लेना। मेरे यहाँ तो सिर्फ मेरी माँ है और वो भी गांव में रहती है, इसलिए उनको कोई ऐतराज नहीं होगा। तन्वी को रोहित की सभी बातें सही लग रही थीं। टाइम यूं ही निकल रहा था और अब उन लोगों के एग्जाम भी स्टार्ट हो गए थे। लास्ट पेपर के दिन दोनों ने डिसाइड किया कि पहले तुम अपने घर में बता दो, फिर मैं उनसे आकर मिल लूंगा। तन्वी ने जैसे ही घर में सबको बताया, पहले तो भूकंप सा झटका लगा। पहले तो कोई कुछ सुनने को तैयार ही ना था, पर उसको रोता हुआ देखकर दादी ने कहा कि एक बार देख लेते हैं लड़के को, अगर ठीक लगा तो ही आगे बात करेंगे। तन्वी ने सारी बातें रोहित को बताई और उसको कल अपने घर आने को भी बोल दिया। अगले दिन रोहित घर आया तो तन्वी के दोनों भाइयों को उसे देखते ही उस पर गुस्सा आया, पर दादी की वजह से दोनों चुप रहे। रोहित को देखकर तो दादी भी धक्के से रह गईं कि ये तन्वी ने किसे पसंद कर लिया। इतनी खूबसूरत है मेरी बेटी और ये लड़का तो देखने में एवरेज ही है उसके सामने। माँ और पापा की भी इस मामले में सेम राय थी, फिर भी तन्वी की खातिर उससे बातचीत की उन लोगों ने। और उसके जाने के बाद सब एक साथ तन्वी पर फट पड़े। अरे तूने क्या देखकर उसको पसंद किया है? ना तो वो देखने में तेरी बराबरी का है, न ही कोई ढंग की नौकरी करता है, न ही घर बार का कुछ पता है, और न ही हमारी जाति का है। माँ तो सिर ही पकड़कर बैठ गई थी। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस लड़के ने मेरी बेटी पर, जो इसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। खैर किसी की बात का कोई असर तन्वी पर नहीं था। वो कहते हैं ना कि प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, फिर उसे अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता है। यही हाल तन्वी का था। सबने उससे कहा कि पहले अपनी आगे की पढ़ाई कर ले, फिर शादी का सोचना। पर उसके लिए भी रोहित ने उसे तैयार कर लिया था कि वो शादी के बाद आगे की पढ़ाई कर लेगी। आखिरकार सबने उसकी जिद के आगे हार मानकर उसकी शादी एक साधारण से समारोह में कर दी। वैसे तो सबको उसकी शादी को लेकर बड़े अरमान थे। पापा और दादी उसकी शादी बड़े धूमधाम से करना चाहते थे, पर उनके वो अरमान दिल में ही रह गए। 22 साल की उम्र में शादी करके तन्वी रोहित के घर आ गई। 2 कमरों के इस घर में तन्वी को पहले तो अपने बड़े से घर की याद आ गई, पर फिर भी वो खुश थी कि उसे उसके प्यार का साथ मिल गया था। तन्वी की सास थोड़े दिन तक उन लोगों के साथ रहीं, फिर अपने गांव लौट गईं। अब घर की जिम्मेदारी तन्वी पर थी। अपने घर तो उसने कभी काम किया ही नहीं था। यहाँ भी अभी तक सासू माँ की मदद कर दिया करती थी, पर अब सब उसे ही करना था। पर फिर वो ये सोचने लगी कि धीरे धीरे ये सब भी वो सीख ही जाएगी। और फिर रोहित तो है ही उसके साथ में। उसे ख्याल आया जब से वो यहाँ आई है उसके घर में दादी से और बाकी सबसे ठीक से बात ही नहीं हो पाई है। ये सोचकर वो अपने घर पर फोन करती है। वो अपनी दादी से बात ही कर रही होती है कि रोहित घर आ जाता है। 5-10 मिनट वो इंतजार करता है। तन्वी अब फोन रखेगी,
पर तन्वी इतने दिनों के बाद बात कर रही थी, तो उसकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोहित उसके पास गया और उसको पीछे से हक करते हुए उसने तन्वी से फोन ले लिया और कट कर दिया। कब तक फोन पर लगी रहोगी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अरे पर दादी थी लाइन पर, वो क्या सोचेंगी? तुमने ऐसे ही फोन कट कर दिया तो? अरे कुछ नहीं सोचेंगी, वो समझ जाएंगी कि उनकी पोती अपने पति के साथ बिजी है। और वो हंसने लगा। इधर दादी सोच रही थी कि अचानक से फोन क्यों कट गया, पता नहीं क्या हुआ होगा। हो सकता है नेटवर्क की समस्या हो। तन्वी की शादी को 2-3 महीने बीत चुके थे। थोड़ा बहुत काम करना तो वो सीख ही गई थी। उसने रोहित से कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए बात की, तो वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला कि इस साल तुम ड्रॉप ले लो मेरी जान, और नेक्स्ट ईयर फॉर्म भर देना। अब देखो मेरी जॉब अभी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक साथ इतना बर्डन ले पाऊँ। फिर तुम भी अभी घर का काम सीख ही रही हो। तन्वी का मन तो बहुत था पढ़ने का, पर वो रोहित की बात टाल ना सकी। तन्वी ऐसी कोई भी बात करती तो रोहित उसे ऐसे ही प्यार से बात करके मना लेता था। कई बार तन्वी का मन नहीं मानता था, पर फिर भी अपने प्यार की खातिर वो मान जाया करती थी। कभी कभी उसे रोहित का बिहेव अजीब लगता था, पर जब वो उसे गले से लगाकर प्यार से बातें करता तो वो सब भूल जाती। पहले जब वो घर में अकेली होती थी तो अपने घर फोन लगा लिया करती थी। फिर एक दिन रोहित ने उसे नई सिम कार्ड लाकर दे दी, ये कहते हुए कि तुम्हारे नंबर पर कोई अच्छा रिचार्ज नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं नई सिम ले आया हूँ। पर इसमें अभी आउटगोइंग कॉल स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़े दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा फिर मैं अपने घर पर दादी से और सबसे बात कैसे कर पाऊंगी? और इसका नंबर क्या है? अरे मेरी जान, तुम्हें जब भी घर पर किसी से बात करनी हो तो तुम मेरा फ़ोन यूज कर लेना। और रही बात नंबर की, तो मैं चाहता हूँ ये नंबर कुछ दिन सिर्फ मेरे पास रहे। फिर वो थोड़ा रोमांटिक होते हुए बोला कि हमारी लव स्टोरी में ये वाली प्राइवेसी वाली कमी रह गई थी, इसलिए थोड़े दिन इसे एंजॉय करते हैं। फिर मैं तुम्हें नंबर बता दूंगा, तुम सबको दे देना। ये ऐसी सारी बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से हैं? मुझे तो ये प्राइवेसी का लॉजिक कुछ समझ ही नहीं आया। अरे तुम ज़्यादा मत सोचो मेरी जान, बस ये समझ लो कि हमारी लव स्टोरी में जो थोड़ी बहुत चीज़ें छूट गई थी, वो सब अब हम शादी के बाद भी पूरी कर रहे हैं। तुम यही सोचना कि तुम चोरी छुपे मुझसे बातें कर रही हो। अब तो तन्वी के लिए अकेले दिन काटना मुश्किल हो गया था। न घर में कोई बात करने वाला था, न आस पड़ोस में कोई ऐसा था जिससे वो बात कर सके, न ही पढ़ने को कुछ था, और ऊपर से फ़ोन भी डब्बा ही हो गया था जिस पर सिर्फ रोहित का ही फ़ोन आता रहता था। अपने घर पर भी ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी अब वो। एक तो रोहित शाम में देर से घर आता, और फिर उसके सामने वो खुलकर बात भी नहीं कर पाती थी। एक दिन सुबह जब रोहित ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तब तनु ने उसे टिफिन देते हुए कहा, सुनो रोहित, आज मुझे दादी की और बाकी सभी लोगों की बड़ी याद आ रही है, इसलिए सोच रही हूँ कि घर चली जाऊँ। वैसे भी मैं दिन भर यहाँ बोर ही हो जाती हूँ। अभी मैं चली जाती हूँ, शाम को तुम मुझे लेते हुए आ जाना। रोहित थोड़ा आश्चर्य से, अरे तुम्हें जाना था तो मुझे रात में बता देती ना, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता और तुम्हें मिलवा लाता। अभी तो मुझे लेट भी हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने भी नहीं जा पाऊंगा। या फिर ऐसा करते हैं, मैं आज शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर तुम्हें ले चलूंगा। तन्वी, नहीं रोहित, इतनी चिंता मत करो, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। और ये शहर कौन सा नया है मेरे लिए, पहले भी मैं अकेले ही आती जाती थी। अब देखो मैं हर बार तुम्हारे साथ जाती हूँ और थोड़ी देर में ही वापस आ जाती हूँ, क्योंकि तुम वहाँ कंफर्ट नहीं हो पाते हो। इसलिए अगर मैं अभी जाऊंगी तो आज मुझे उन लोगों के साथ दिन भर रहने को भी मिल जाएगा। रोहित थोड़ा परेशान सा घड़ी देखते हुए, अरे यार कैसे जाओगी तुम, लेट नहीं हो रहा होता तो मैं चलता तुम्हारे साथ। तन्वी, अरे मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, तुम बेफिक्र होकर ऑफिस जाओ। रोहित, मन तो नहीं है मेरा, पर ठीक है तुम्हारा मन है तो चली जाओ। रोहित ऑफिस चला जाता है और तन्वी अपने घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही घर पहुंची, दादी तो उसे देखते ही सरप्राइज हो गई और दौड़ते हुए उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि शादी के बाद यहाँ उसका आना बहुत कम ही हो गया था और अकेले तो वो आज पहली बार ही आई थी। दादी ने उसका माथा चूमते हुए कहा, कैसी है मेरी बच्ची तू, आज इतने दिनों के बाद तुझे याद आ गई हमारी। हाँ, कहाँ तो दिन भर चटर पटर करती रहती थी, और अब देखो ना तो मिलने आती है और ना ही ठीक से फोन करती है। कहते कहते दादी की आंखें नम हो गईं। अरे दादी, आप मेरे आने से खुश हो रही हो या दुखी? हाँ, खुश होने पे कोई ऐसे आंखें भिगोता है क्या? अब अंदर भी चलो मेरी प्यारी दादी, कितना मिस किया है मैंने आपको। आज हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। दादी,
अरे बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं मेरे, जो तुझे देखकर आंखों से अपने आप झलक गए। और बातें तो मुझे भी बहुत करनी है तुझसे, पर मुझे लगता है आज तो तुझे टाइम ही नहीं मिलने वाला। तन्वी, क्यों दादी, ऐसा क्यों कह रही हो? दादी, तू अंदर तो चल। जैसे तूने हमें सरप्राइज दिया है, वैसे ही तू खुद भी सरप्राइज होने वाली है। वैसे एक बात तो बता, हंसते हुए, तेरे उस खड़ूस पति ने आज तुझे सुबह सुबह छोड़ कैसे दिया? तन्वी, क्या दादी आप भी अभी भी मुझे छेड़ रही हो? तन्वी को अचानक से देखकर सभी बहुत खुश हो गए। माँ ने भी तन्वी को अपने सीने से लगा लिया और उनके भी खुशी वाले आंसू छलक गए। तन्वी, आज क्या बात है, पहले मेरी मदर इंडिया के और अब मेरी माता रानी के, दोनों के आंसू छलक रहे हैं। हम माँ ने धीरे से उसके सर में चपत लगाई। अब बेटी इतने दिनों के बाद मिलने आएगी तो माँ का तो यही हाल होगा ना। तन्वी, हाय आपकी ये इमोशनल डायलॉग। तन्वी हंस देती है और बाकी सब लोगों को भी हंसी आ जाती है। अच्छा दादी, आप किस सरप्राइज की बात कर रही थी? अरे वो सरप्राइज हम हैं, हम। जरा अपनी नजरों से घुमाने का कष्ट तो करो बालिके तनु। आवाज सुनकर तन्वी ने सोचा, आवाज तो जानी पहचानी सी है, कौन होगा ये? उसने पलटकर देखा और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। मुंह बंद कर लो बालिके, वरना तुम्हारे मुंह में मच्छर प्रवेश कर जाएगा। और वो जोर से हंसने लगता है। सोमू के बच्चे, तू तू कब आया? हाँ, तनु खुशी से उछल पड़ती है। पर क्या कहा तूने? मुझे अभी बालिके, रुक तुझे अभी बताती हूँ। बड़ा बाबा बन रहा है। हम। तनु उस पर कुशन फेंकती है। अरे बस बस, तुम दोनों कभी नॉर्मली नहीं मिल सकते हो क्या? अरे भैया, इसे भी तो कहिए, ये भी तो मुझे चिढ़ा रहा है और इसने मुझे बताया भी नहीं कि ये आने वाला है। हाँ हाँ भैया, जैसे बस मैं इसे ही चिढ़ाता हूँ, ये तो कुछ कहती ही नहीं है। और कैसे बताता कि मैं आ रहा हूँ? फोन तो बंद है इसका। हाँ, ऑटो रिक्शा में लाउड स्पीकर लगाकर गली गली घूमकर अनाउंसमेंट जरूर करवा सकता था। ये बात तो इसकी सही है तनु, तेरा नंबर तो बंद है और ये तेरा दूसरा नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसके पास कहाँ से होगा? तनु अब चुप हो गई और मन में बोली, ये नंबर तो मेरे पास भी नहीं है। अरे कहाँ खो गई तनु की बच्ची, तेरी तो बोलती ही बंद हो गई है मोटी। कहीं नहीं खोई, यहीं हूँ। और बता कैसा है तू? इस बार इतने दिनों के बाद आया है। मैं तो हमेशा बढ़िया ही होता हूँ। तू सुना, तेरा क्या हाल है? तेरी आंखें खराब हो गई हैं, कहाँ से मोटी दिख रही हूँ मैं तुझे? माँ, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए? दादी, अरे ये दोनों तो बचपन से ऐसे ही हैं, इनका ये लड़ना झगड़ना तो चलता ही रहेगा। तू चल रसोई में, आज हम दोनों मिलकर मेरी तनु की पसंद का सारा खाना बनाएंगे। दोनों वहां से किचन में चली जाती हैं और आपस में बात करने लगती हैं कि आज कितने दिनों के बाद घर में इतनी रौनक है। और बता तनु मोटी, शादी के बाद तेरी लाइफ कैसी चल रही है और ये तेरे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है? देख सोमू के बच्चे, पहले तो तू मुझे मोटी बुलाना बंद कर, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। और ये बता, कब आया तू यहाँ? और ये मोबाइल कम डब्बा ज़्यादा है, इसमें अभी सिर्फ इनकमिंग ही है। रोहित ने लिया था, तब बताया था कि आउट गोइंग कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगी। शायद सिम कार्ड का कोई इश्यू है। मुझे तो यहाँ आए 2 दिन हो गए हैं, अभी मेरी 15 दिन की छुट्टियाँ भी हैं, तो सोचा यहीं आ जाता हूँ। काफ़ी टाइम से आना ही नहीं हो पाया था, फिर आकर पता चला कि तेरा मोबाइल भी बंद है। ला मुझे दिखा तेरा ये फ़ोन, जहाँ समस्या है वहाँ सोहम बाबा है। हा हा हा। तनु अपना फोन सोहम को देकर माँ और दादी के पास चली गई। उधर ऑफिस में रोहित का ठीक से मन नहीं लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि आज अचानक से तनु अपने मायके क्यों गई है। सच में उसे सबकी याद आ रही थी या कोई और बात है? वो कॉल भी करता है पर फोन नो आंसर हो जाता है, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वो यही सोचता है कि कब शाम हो और कब वो वहां जाए। इधर सोहम थोड़ी देर में तनु को उसका मोबाइल देता है और बोलता है, ये ले, हो गया तेरा फोन सही। वैसे तो उसमें कोई समस्या थी ही नहीं, पर अब मेरे हाथ लग गए हैं तो आगे भी कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा सुन, इस पर रोहित का कॉल आ रहा था, मैं तुझे देने आया तब तक फोन कट हो गया, बट तू अब कॉल बैक कर ले। तनु थोड़ा आश्चर्य से उसे देखती है। अरे इतने आश्चर्य से मत देख, मैंने तेरे मोबाइल में रिचार्ज कर दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉल बैक कर ले। और सुन, तेरा नंबर भी ले लिया है मैंने और अपना नंबर सेव भी कर दिया है तेरे फ़ोन में, और घर में बाकी सबको भी तेरा नंबर सेंड कर दिया है। तनु खुशी से बोलती है, थैंक यू सो मच सोमू, ये तूने कैसे किया?
पर मैं अभी रोहित को कॉल नहीं करूंगी, इससे मिलकर ही बताऊंगी कि इस फ़ोन की आउटगोइंग स्टार्ट हो गई है। वो भी सरप्राइज हो जाएगा। उस दिन दिन भर यूं ही धमाल मस्ती चलती रही। पापा भी दुकान नहीं गए थे। कुल मिलाकर सभी लोगों ने बहुत दिनों के बाद इतना समय एक साथ बिताया था, इसलिए वक्त का किसी को पता ही नहीं चला। और शाम हो गई। घर में सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे और हंसी के ठहाकों की आवाज बाहर तक जा रही थी। इसलिए जब रोहित आया तो उसे भी ये मस्ती और हंसी के ठहाकों की आवाज बाहर से ही सुनाई दे रही थी, जिसमें तनु की भी आवाज शामिल थी। सुनते सुनते रोहित अंदर पहुंच गया। उसे वहां देखकर एक पल को सब थोड़ा सा झेप गए, पर फिर तनु बोली, अरे रोहित तुम आ गए। सच कहूं तो आज हम सभी को समय का पता ही नहीं चला। तभी सोहम बीच में बोल पड़ा, वैसे भी हम जहाँ होते हैं वहाँ खुशी का माहौल तो अपने आप बन जाता है। और फिर हंस देता है। रोहित आश्चर्य से पहले सोहम को देखता है, फिर तनु की ओर देखने लगता है। तनु, रोहित ये है सोमू, मेरा मतलब है ये है सोहम, और सोमू ये है रोहित। सोहम रोहित को हेलो करता है और रोहित भी बनावटी मुस्कान के साथ सोहम को हेलो बोलता है। पर उसके दिमाग में ये चल रहा था कि ये आखिर है कौन जिसके साथ तनु इतनी कंफर्टेबल है। पहले तो तनु ने कभी इस बारे में नहीं बताया। रोहित के मन में सोहम को लेकर सवाल उठ रहे थे कि ये आखिर है कौन। तभी तन्वी उसका परिचय करवाती है। तन्वी, रोहित ये सोहम है, मेरे मामा जी का लड़का। वैसे तो मामा जी मामी जी औरंगाबाद में रहते हैं, पर अभी ये अपनी पढ़ाई मुंबई से कर रहा है। अभी इसकी छुट्टियां थीं तो ये यहाँ आ गया। रोहित, अच्छा चलो बढ़िया है। अब चलें तन्वी, लेट हो रहा है ना। माँ, अरे ऐसे कैसे, खाना खाकर जाइए रोहित जी। वो आज शाम में कुछ खा लिया था, इसलिए अभी बिल्कुल भूख नहीं है। चलो तन्वी। तन्वी, हाँ ठीक है, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। तन्वी जैसे ही जाने को होती है, दादी और माँ उसे गले लगाती हैं और उनकी आंखें फिर से नम हो जाती हैं। तन्वी, अरे आप दोनों फिर से शुरू हो गए। आप दोनों ऐसे करोगे तो कैसे जा पाऊंगी मैं। चलिए अब जल्दी से मुस्कुराइए, अच्छी वाली मुस्कान दीजिए। दोनों मुस्कुरा देती हैं। हाँ ये हुई ना बात। दादी, बेटा तू ऐसे ही आती रहा कर और टाइम से फ़ोन भी कर लिया कर, तो थोड़ा हमारा भी मन लगा रहेगा। सोहम, अरे दादी आप इसके कान खींचना अगली बार, अगर ये आपको कॉल ना करे तो। तन्वी, तू चुप कर अभी। ठीक है दादी, मैं सब बात का ध्यान रखूंगी और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। दादी तन्वी का माथा चूम कर उसे विदा करती हैं। रास्ते में तन्वी रोहित से बात कर रही होती है। पता है रोहित, सोमू और मेरी बचपन से खूब पड़ती है। छुट्टियों में अक्सर या तो हम तीनों भाई बहन मामा जी के यहाँ चले जाते थे या सोमू हमारे यहाँ आ जाता था। हम दोनों तो जितना झगड़ते थे उतना ही एक दूसरे के साथ मस्ती भी करते थे। सब लोग हम दोनों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बोला करते थे। तनु अपने ही धुन में बोली जा रही थी। तुम्हें पता है हमारी उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं है। सोमू सिर्फ 1.5 महीने बड़ा है मुझसे, इसलिए कई बार तो लोग हमको जुड़मा ही समझ लेते थे। तनु को अब हंसी आ जाती है और पता है इतने में रोहित जोर से ब्रेक लगाता है। तनु चिल्लाकर बोलती है, रोहित क्या हो गया। अभी हमारी बाइक उस ट्रॉली से टकराने वाली थी। रोहित गुस्से में, अब तुम्हारा ये जो इतनी देर से पुराण चल रहा है, ध्यान तो भटकेगा ही ना। अपनी ये कथा बाद में भी तो सुना सकती हो ना। और ये क्या पहन रखा है तुमने, कुछ ढंग का पहन कर नहीं जा सकती थी क्या। क्यों, इसमें क्या बुराई है, अच्छी कुर्ती तो है। ये इसकी आस्तीन नहीं देखी क्या तुमने, इतनी खुली हुई है, इसमें तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आती क्या। अरे ये तो कोल्ड शोल्डर है, इसका डिजाइन ही ऐसा है। मैं तो कॉलेज में भी अक्सर ऐसे ही टॉप और कुर्ती पहना करती थी, तब तो तुम्हें ये अच्छी लगती थी। तब की बात और थी, अब मुझे नहीं पसंद ऐसे कपड़े। रोहित ने फिर से बाइक स्टार्ट कर ड्राइव चालू की। तन्वी को रोहित का ऐसे डांटना अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहती है। अपने मन में यही कहती है कि अगर ये मेरे बोलने से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था तो मुझे चुप रहने को बोल देता, इस तरह डांटने की क्या जरूरत थी। और अब इसे मेरी ड्रेस भी पसंद नहीं आ रही। पहले तो इसी ड्रेस की तारीफ किया करता था। और यही सोचते सोचते दोनों घर पहुंच जाते हैं। रोहित, अब कुछ बनाकर भी खिलाओगी या बातों से ही काम चलाना है मुझे। तन्वी थोड़ा आश्चर्य से, पर जब घर पर माँ ने तुमसे पूछा था तब तो तुमने मना कर दिया था। रोहित, हाँ तब मुझे भूख नहीं लगी थी, पर अब लग रही है, और मन नहीं था तब मेरा। अब क्या इस गलती की सजा दोगी मुझे। तन्वी, नहीं, मेरा मतलब तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो, मैं अभी लाती हूँ कुछ बनाकर।
तन्वी किचन में जाकर फटाफट से मैगी बनाकर ले आती है। ये लो गर्मा गर्म मैगी तैयार है। अभी यही एक चीज़ थी जो फटाफट बन जाती है, इसलिए मैंने सोचा यही बना दूं। रोहित उसके हाथ से प्लेट लेकर खाना स्टार्ट कर देता है। तन्वी उसके पास ही बैठ जाती है और उसकी बातें फिर से शुरू हो जाती हैं। तुम जिस तरह से खा रहे हो उसे देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें बहुत तेज भूख लगी थी। पता है, मुझे भी मैगी बचपन से बहुत पसंद है। बचपन में दिन भर खेलते खेलते जब मुझे और सोमू को भूख लगती थी तो माँ और मामी हमें मैगी ही बनाकर देती थी। और पता है, रोहित उसे बीच में टोकते हुए बोला, थोड़ी देर चुप रहोगी प्लीज, तो मैं शांति से खा पाऊँ। तन्वी थोड़ी देर बाद, तुम आज हर चीज में इतना चिढ़ क्यों रहे हो? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? मैं तो बस तुम्हें ये बता रही थी कि सोमू ने मेरे मोबाइल पर आउटगोइंग स्टार्ट करवा दी है और घर पर सबको मेरा नंबर भी दे दिया है। तन्वी बोल ही रही थी कि रोहित गुस्से में बोला, क्या जरूरत क्या थी उसे ये करने की? ऐसी क्या आफत आ रही थी तुमको जो बाहर वाले से मदद मांगने चल पड़ी? और तो और अपना नंबर भी बांट आई, जबकि मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कुछ दिन ये नंबर सिर्फ मेरे ही पास रहेगा। फिर भी तुम नहीं मानी तन्वी। पर तुमने ये भी तो कहा था ना कि जब आउटगोइंग शुरू हो जाए तो मैं अपना नंबर घर पर दे सकती हूँ। और वो तो सोमू ने फ़ोन चेक किया, चालू हो गया था तो उसने नंबर ले लिया, वरना 2 महीने से मैंने कुछ कहा क्या तुमसे? रोहित, तब कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो जता रही हो ना। और ये क्या सोमू सोमू लगा रखा है? सोहम, ये सोहम भैया नहीं बुला सकती क्या? वैसे भी बड़ा ही है तुमसे। तन्वी, तुम्हें आज क्या हो गया है रोहित? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम सोमू से क्यों चिढ़ रहे हो। मैं तो बचपन से ऐसे ही रही हूँ उसके साथ। रोहित, बड़े होने के बाद कई चीजें बदल जाती हैं, क्या पता किसके मन में क्या है। तन्वी, तुम क्या कहना चाहते हो? रोहित, मुझे कुछ नहीं कहना। ये लो पकड़ो अपनी मैगी, अब नहीं खाना मुझे, तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया मेरा। रोहित वहां से चला जाता है और तन्वी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि रोहित को क्या हुआ है। फिर वो सोचती है, हो सकता है ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई हो और उसके ज्यादा बोलने के कारण वो इरिटेट हो गया हो। फिर वो खुद से ही बोलती है, तू भी ना तनु, कभी कभी कितना बोलती है। चलो अभी परेशान नहीं करती उसे, पर कल पक्का मना लूंगी। अगले दिन रोहित ऑफिस के लिए निकल गया था। इधर तन्वी ने अपनी माँ को फोन किया, माँ आज ना मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं ना आज सब कुछ रोहित की पसंद का बनाना चाहती हूँ और आपको तो पता है मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए आप मुझे बताती जाना और मैं बनाती जाऊँगी। माँ मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, तू भी अपने सब काम निपटा ले और मैं भी फ्री हो जाती हूँ। फिर सोमू के फ़ोन से वीडियो कॉल कर लूँगी तुझे, बाकी और कोई तो रहेगा नहीं दिन में घर पर। तन्वी, ओके माँ, चलो दिन में वीडियो कॉल पर मिलते हैं, बाय। दिन में माँ तनु को कॉल करती है और उसे बताती जाती है कि क्या कैसे बनाना है। उधर रोहित तन्वी को कॉल करता है, लेकिन बार बार उसका फ़ोन बिजी आ रहा है, जिसकी वजह से रोहित को और गुस्सा आने लगता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, लगी होगी अपने उस सोमू से बात करने में, इसलिए ही तो उसने नंबर लिया है। यही सोच सोच कर वो मन में सोहम को गालियां देने लगता है। इधर तन्वी रोहित की इस सोच से बेखबर उसे मनाने के लिए तैयारियां कर रही है। माँ से ज़्यादा देर बात करने की वजह से उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और मोबाइल बंद हो गया। फोन को चार्जिंग पर लगाकर वो बचे हुए काम निपटाने में लग गई और उसे फोन ऑन करने की याद ही नहीं आई। रोहित उसे बार बार कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लग पाता है और वो तन्वी और सोहम को लेकर दूसरी कल्पनाएं करने लग जाता है। जरूर अब वो मिलने ही आ गया होगा, कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए अपना मोबाइल ही बंद कर दिया। और भी बहुत कुछ वो दिमाग में सोचने लगता है और जल्दी से अपना काम खत्म करके वो घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसे देखकर तनु थोड़ा सा चौंकते हुए उससे पूछती है, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? रोहित, क्यों तुम्हें किसी और का इंतजार था क्या? तन्वी, नहीं मुझे किसका इंतजार होगा, पर तुम रोज लेट आते हो, आज जल्दी आ गए हो तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई। चलो अच्छा है, आज हम साथ में थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। ये बोलकर तन्वी किचन में पानी लेने के लिए चली जाती है। रोहित भी उसे बिना जवाब दिए अंदर चला गया और उसने तनु का फोन देखा जो कि स्विच ऑफ था। उसने ऑन किया। कॉल हिस्ट्री में सोमू का नाम देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसे अपने शक पर यकीन होने लगा। तन्वी उसके लिए पानी लेकर आती है और गिलास रोहित के हाथ में देती है। वो गिलास लेकर जमीन पर फेंक देता है। तन्वी उसका इतना गुस्सा देखकर कांप जाती है। फिर भी वो हिम्मत करके रोहित से पूछती है, क्या हुआ रोहित, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वाह, एक तो गलती भी करती हो और ऊपर से मासूम बनने का नाटक भी कर रही हो। ताली बजाकर वाह तन्वी वाह,
कहीं सुना था कि खूबसूरत औरत भरोसे के लायक नहीं होती, और आज देख भी लिया। तन्वी आश्चर्य से रोते हुए, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो मुझसे? मैंने कब तुम्हारा भरोसा तोड़ा है? रोहित, इतनी भी भोली मत बनो। ये तुम्हारा फोन ही सबूत दे रहा है इस बात का। मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार तुम्हारा फोन बिजी ही आया, क्योंकि तुम तो लगी हुई थी अपने उस सोमू के साथ। क्या बातें कर रही थी उसके साथ? हाँ बताओ भी, ऐसी भी क्या बातें चल रही थी तुम्हारी, वो भी इतनी लंबी? मेरे बारे में बता रही थी उसे? अरे नहीं, मेरे बारे में क्यों बात करोगी तुम, है ना? उसे और तुम्हें तो अपने ही प्यार के किस्सों से फुर्सत नहीं मिली होगी। नहीं, तन्वी अभी तक रो रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। वो भी चिल्लाकर बोली, रोहित तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो भाई है मेरा। छी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? रोहित, अच्छा तुम लोग ऐसा कर सकते हो और मैं सोच भी नहीं सकता? और क्या कहा तुमने? भाई है वो तुम्हारा, या कहूँ कि बस दिखाने के लिए भाई है? असल में तो वो तुम्हारा। तन्वी ने उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, बस रोहित बस, यहीं चुप हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम कुछ ऐसा कह दो जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ ना कर पाऊं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतना घटिया सोच भी कैसे सकते हो। ये सब बोलकर तुमने ना सिर्फ मेरा बल्कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का भी अपमान किया है। अरे बचपन से साथ रही हूँ उसके, राखी बांधती आई हूँ, और भाई बहन आपस में मस्ती नहीं करते क्या? रोते रोते वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। आज कितने मन से मैंने तुम्हें मनाने के लिए प्लानिंग की थी, कितना कुछ बनाया था तुम्हारे लिए। हर बार आंखों देखा सच नहीं होता रोहित। तुमने मेरे मोबाइल में सोमू का नाम देखा और तुम्हें लगा घर में दिन के समय में और कोई नहीं होता है, इसलिए माँ ने सोमू के नंबर से मुझे वीडियो कॉल किया था, ताकि मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना सकूं, तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। मैं तो तुम्हें सरप्राइज नहीं कर पाई, पर तुमने मुझे शौक जरूर कर दिया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगे। तन्वी फूट फूट कर रोने लगती है। रोहित ये सब कुछ सुनकर कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है, पर वो मन में यही सोचता है कि तन्वी अपने आप को बचाने के लिए ये सब बोल रही है। क्या पता जो वो मेरे लिए सरप्राइज की बात कर रही है वो भी उसने पकड़ी ना जाए, इसलिए ही कह रही है, वरना इतने महीनों में तो उसे मेरी पसंद का कभी ख्याल ही नहीं आया। किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में हर मर्ज की दवा है पर शक की नहीं। इसलिए रोहित पर तन्वी की कोई बात का असर नहीं हुआ। उसने रात में खुद ही खाना लिया, खाया और सो गया। तन्वी को तो जैसे आज भूख ही मर गई थी। रोहित की चुप्पी को उसने उसका गिल्ट समझा कि शायद उसने जो भी कहा उससे वो शर्मिंदा है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा है। इसलिए उसने जैसे तैसे थोड़ा कुछ खाया और सो गई। अगले एक हफ्ते तक यही चलता रहा। दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। न ही तन्वी ने रोहित से कुछ कहा और न ही रोहित ने तन्वी से। पर एक दिन जब तन्वी अपना मोबाइल देख रही थी, तब उसे इस तरह टकराया जिससे उसका मोबाइल पानी में गिर गया और खराब हो गया, और उसके बदले में उसे एक सिंपल सा मोबाइल दे दिया। रोहित तन्वी से भले ही कुछ नहीं बोलता था, पर वो अपने मन में कुछ ना कुछ जरूर सोचता रहता और चुपके से तन्वी का फोन भी चेक करता रहता। उसने उसमें कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग भी कर दी, ताकि तन्वी किसी से भी बातें करे तो वो उसे सुन सके, और तन्वी इन सब बातों से अनजान थी। एक दिन सोनू ने तन्वी को कॉल किया, पर तन्वी ने नहीं उठाया। उसने सोचा अभी कुछ दिन सोनू से बात नहीं करूं तो ठीक है। फिर कुछ देर में तन्वी के बड़े भाई आशीष के नंबर से कॉल आया और तन्वी ने कॉल रिसीव किया। हाँ भैया, कैसे हैं आप? आशीष, मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? तन्वी, मैं भी ठीक हूँ भैया। आशीष, अच्छा सुन, ये सोमू किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बोल रहा है। सोमू अपना फॉर्म भर रहा है, तू भी भर दे। अच्छी अपॉर्चुनिटी है और तू क्लियर भी कर लेगी। अब देख, तूने मुझे अपने एमबीए के एडमिशन के लिए तो मना कर दिया, पर ये तो तू कर ही ले। तन्वी, पर भैया। आशीष, पर कुछ नहीं, ले तू 1 मिनट सोमू से बात कर, वो तुझे बाकी डिटेल्स बता देगा। और आशीष सोमू को फोन पकड़ा देता है। सोमू, हेलो मोटी, कहाँ है तू? मेरा तो फोन नहीं उठाया तूने। हम मतलब अब तू ऐसे भी भाव खाने लगी है? हाँ। तन्वी, ऐसा कुछ नहीं है सोमू भैया। ये बोलने के बाद तन्वी को खुद थोड़ा अजीब लगा, और उधर दूसरी तरफ से जोर से हंसने की आवाज आई। सोहम पानी पी रहा था, उसकी हंसी में वो भी बाहर निकल गया, पर उसकी हंसी नहीं रुकी। तन्वी, क्या हुआ? तू इतना क्यों हंस रहा है? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? सोहम, अरे तेरे मुंह से अपने लिए इतना सम्मान तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। क्या कहा तूने? सोमू भैया। और सोहम को फिर से जोर से हंसी आ जाती है। तन्वी
चुप हो जा सोमू के बच्चे, तुझे तो ऐसे ही बुलाना चाहिए। सोचा था बड़ा है थोड़ा सम्मान ही कर लो, पर नहीं, तुझे तो मेरी मजाक ही उड़ानी है। सोहम, हाँ अब लग रही है ना तू कि ये तू ही है, वरना तो लग रहा था किसी अजनबी से बात कर रहा हूँ। अच्छा वो सब छोड़, मैं इस एग्जाम के लिए तेरा भी फॉर्म भर रहा हूँ। आधी डिटेल्स तो मुझे भुआ ने दे दी है, थोड़ी बहुत जो बची है वो तू बता दे। इसके लिए तुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आई मीन तेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहेगा। तन्वी, पर सोमू मैं रोहित को तो पूछ लूँ एक बार। सोहम, देख मैं अभी फॉर्म भर रहा हूँ, तू शाम में उसको बता देना, एग्जाम तो वैसे भी नेक्स्ट मंथ में होगी। तन्वी सोहम से बात करके फोन रख देती है और सोचने लगती है कि रोहित को कैसे बताएगी। फिर वो सोचती है कि रोहित ने उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इस साल ड्रॉप करने के लिए कहा था, बट इस एग्जाम में तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ही लग रही है, इसलिए उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज रात को खाने के बाद बात करूंगी उससे। शाम को रोहित ने घर आने पर अपना थोड़ा बहुत कुछ काम किया और मौका मिलते ही तन्वी का फोन चेक करने लगा। फोन में सोहम की एक मिस कॉल देखकर उसने सोहम को मन में गाली दी। फिर तन्वी के बड़े भाई की रिसीव कॉल देखने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग सुनने लगा। सारी बातें सुनने के बाद उसे फिर गुस्सा आ गया और उसने जोर से चिल्लाकर तन्वी को आवाज लगाई, तन्वी तन्वी। तन्वी किचन में काम कर रही थी। रोहित की तेज आवाज सुनकर वो सोचने लगी कि अब इसे क्या हो गया। वो भागकर रोहित के पास आई। क्या हुआ रोहित, तुम इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? रोहित, तुमने मेरे खिलाफ जाकर काम करने की कसम खा ली है क्या? तन्वी आश्चर्य से, अब क्या कर दिया मैंने? रोहित, सच तन्वी, तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। जब मैंने तुम्हें इस साल शांति से बैठने को बोला तो फिर अपने उस बोलते हुए रुक गया। तुमने अपने उस सो कॉल्ड भाई को हाँ क्यों कहा फॉर्म भरने के लिए? तन्वी, मैं तुमसे अभी इस बारे में बात करने वाली थी। शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ, तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? रोहित, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी गुल खिलाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा? और उस कमीने ने भी नया तरीका निकाल लिया तुमसे मिलने के लिए। उसके फोन से फोन नहीं उठाया तो तुम्हारे बड़े भाई के नंबर से कॉल कर लिया, या ये करने के लिए कि तुमने ही उसको बोला ताकि कोई सबूत ना रहे और तुम मुझे बेवकूफ बना सको। तन्वी के तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे ये सब सुनकर। समझ ही नहीं पा रही थी कि रोहित क्या बोल रहा है। सांस तेज चलने लगी, बोलना बहुत कुछ चाह रही थी पर मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। कई बार जब इंसान को किसी चीज का शौक लगता है तब गुस्सा तो आता है पर दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वही हाल तन्वी का था। उसे लगा था रोहित इसलिए चुप है क्योंकि शायद उसे अपनी उस दिन की कही बात पर पछतावा है, पर अभी तो वो रोहित का एक अलग ही रूप देख रही थी। फिर भी हाँफती आवाज में बोली, इसका मतलब तुम मेरी जासूसी करते हो? रोहित, एक पति का अपनी पत्नी पर नजर रखना जासूसी नहीं कहलाता है, और खासकर जिसकी बीवी तुम्हारे जैसी खूबसूरत हो तो नजर रखना जरूरी हो जाता है। अभी अगर मैं तुम्हारे फोन में कॉल रिकॉर्डिंग एक्टिवेट नहीं करता तो तुम्हारी ये करतूतें मुझे कैसे पता चलती? तन्वी, बस करो रोहित, अब बस करो, और कुछ सुनने की मुझ में अब हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, क्या समझ रहे हो। मैं उस एग्जाम का तुम्हें अभी बताने ही वाली थी। आशीष भैया चाहते थे कि मैं ये करूं, इसलिए मैंने हाँ कहा क्योंकि तुमने मुझे। रोहित ने उसे बीच में ही टोक दिया, मुझे तुम्हारी ये फालतू की कहानियां नहीं सुननी है। सच क्या है वो मैं सुन चुका हूँ, अब तुम सुनो। मैं नहीं चाहता कि तुम ये एग्जाम दो, और ये क्या कोई और भी एग्जाम दो। अब तुम्हें आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर तुमने तो कहा था कि मैं नेक्स्ट ईयर। रोहित गुस्से में, अभी जो कह रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम्हें आगे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी पढ़कर करोगी क्या? मुझे तुमसे कोई जॉब तो करवानी है नहीं, इसलिए अपनी माँ को फोन करके बोल देना, वो तुम्हारे उस यार को मना कर देगी। और ये अपनी रोने धोने की नौटंकी बंद करो अब। तन्वी रोते हुए, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है तुम वो रोहित हो ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ। तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो? रोहित, लगता है आज तुम जी भरकर रोना ही चाहती हो, तो ठीक है रो ही लो। मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तुम्हारा किसी से भी बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम किसी को देखो या कोई तुम्हें देखे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए ही जब वो लड़का तुम्हें देखने आया था तो मैंने तुम्हें उसकी तरफ देखने से मना किया था। तुम्हारा फोन भी इसीलिए चालू नहीं करवाना चाहता था, पर तुम नहीं मानी। याद है उस दिन तुमने वीडियो कॉल किया था अपने फोन से? मुझे पता है
उस दिन भी तुमने अपने उस सोमू को ही किया होगा और मुझे अपनी माँ की कहानी सुना दी। इसलिए 2 दिन बाद मैंने तुम्हारा फ़ोन पानी में गिरा दिया और ये कीपैड फ़ोन दे दिया, ताकि अगली बार तुम्हें मुझे धोखा देने का मौका ना मिले। अब समझी, तुम चाहो भी तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम्हारी ये खूबसूरती और तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। इसलिए आज के बाद कुछ भी करने से पहले सोच लेना। तन्वी, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी और तुमसे झूठ भी क्यों बोलूंगी? तुम ये सब क्यों कर रहे हो रोहित? ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तन्वी का रोना रुक ही नहीं रहा है। रोहित, अरे क्यों? कैसे धोखा नहीं दे सकती तुम मुझे? और झूठ तो तुम बोलती ही आ रही हो मुझे। अपने यार को अपना भाई बताती हो। शादी से पहले मुझसे मिलने आती थी, तब अपने घर वालों को झूठ बोलकर ही तो आती थी ना। झूठ बोलना और धोखा देना तो तुम्हारी आदत है। रोहित ने तन्वी से कहा, जब वो उसके लिए अपने घर वालों को धोखा दे सकती है तो किसी और के लिए उसे क्यों नहीं दे सकती? मैंने अगर अपने घर वालों से झूठ बोला था तो वह सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम उसे धोखे का नाम कैसे दे सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती थी, इसलिए मैंने जो भी किया था तुमसे मिलने के लिए ही किया था। पर अब मैं ऐसा क्यों करूंगी? रोहित, जो लड़की मेरे लिए अपने घर वालों को झूठ बोल सकती है, तो वो किसी और के लिए मुझे धोखा क्यों नहीं दे सकती है? तन्वी, बस बहुत हो गया, बहुत बोल चुके तुम। अच्छा हुआ जो तुमने अपने दिमाग की गंदगी एक बार में ही उड़ेल दी। मुझे भी पता चल गया कि मैंने किसी घटिया सोच वाले इंसान से प्यार किया है, जिसकी नज़रों में भाई बहन के रिश्तों की भी कोई मर्यादा नहीं है। अब तो मुझे तुम्हें कुछ बोलने का या समझाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि समझाया भी उसको जाता है जो समझना चाहता हो, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है मैं पत्थर से अपना सर फोड़ रही हूँ। रोहित ने तन्वी का नाम गुस्से से तेज आवाज में लिया और उसे एक थप्पड़ मार दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खबरदार, जो मुझसे इस तरह से बात की तो, और अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा हो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, तो ऐसा ख्याल अपने दिमाग में लाने से पहले ही निकाल दो। वैसे भी मुझे छोड़कर तुम जाओगी कहाँ? अपने घर तो जाने से तो रही, क्योंकि उनके खिलाफ जाकर शादी की है तुमने। अब किस मुंह से जाओगी वहां? और अगर फिर भी तुम नहीं मानी, तब मैं सारी दुनिया और समाज में चीख चीख कर बताऊंगा कि तुमने क्या किया है, और मैं साबित भी कर दूंगा, जिससे तुम तो बदनाम होगी ही, पर तुम्हारा पूरा परिवार भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए याद रखना कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। इतना बोलकर रोहित वहां से चला गया। तन्वी जैसे वहीं जम सी गई, अपने गाल पर हाथ रखे। उसके दोनों गाल आंसुओं से पूरी तरह से भीग चुके थे, आंखें लाल हो चुकी थीं, पर उससे भी ज्यादा ठेस उसके मन को लगी थी। क्या क्या सपने देखे थे उसने? काश ये भी एक बुरा सपना ही होता, पर ये वो हकीकत थी जो उसके लिए असहनीय थी। पर उसको उसी के साथ जीना था। रोहित के साथ वो रहना तो नहीं चाहती थी, पर अपने घर वालों को पहले ही बहुत तकलीफ दे चुकी हूँ। अगर ऐसी कोई बदनामी हुई तो पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, मैं अब उन लोगों को और तकलीफ नहीं दूंगी। तन्वी यही सोचती जा रही थी और रोती जा रही थी। भूख तो उसकी मर ही गई थी और अब नींद भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन से रोहित की दिनचर्या वैसे ही नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर तन्वी का मन और दिमाग दोनों घायल थे। फिर भी एक उम्मीद के साथ कि शायद फिर सब ठीक हो जाए, वो नॉर्मल होने की कोशिश करती रही। समय यूं ही निकल रहा था, पर तन्वी की जिंदगी में चीजें सही होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। अब रोहित को इस बात का डर नहीं रह गया था कि तन्वी उसे छोड़कर जाएगी, इसलिए अच्छे बनने का नाटक करने की उसको जरूरत नहीं लगती थी। अब तो जब उसके मन में जो आता उसे सुना देता, विरोध करती या जवाब देती तो उस पर हाथ भी उठा देता। अब तो उसके शक करने की कोई लिमिट ही नहीं रह गई थी। हर किसी के साथ तन्वी का नाम जोड़ देता। तन्वी समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने सोचा, एक बार रोहित की माँ से बात करती हूँ, शायद उनके समझाने का कुछ असर हो रोहित पर। उसने उसको कॉल करके सारी बातें बताईं। सुनकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने तन्वी को हिम्मत भी दी और रोहित से सारी बात भी की, पर इसका भी उल्टा ही असर हुआ। इस बात का गुस्सा भी तन्वी पर ही निकला। तन्वी ने अब हार मान ली। थोड़ा बहुत कुछ ठीक होने की उम्मीद थी, वो भी अब टूट चुकी थी। अब वो सिर्फ अपने में ही रहने लगी, ना किसी से मिलना ना बात करना। उसके घर पर भी थोड़ी बहुत बात करती, फिर काम का बहाना बनाकर फोन रख देती। उनसे मिलने जाना भी कभी कभारी हो पाता था, वो भी रोहित इसलिए ले जाता था कहीं उन लोगों को उस पर कोई शक ना हो जाए। वहां भी वो सामने ही होता, इसलिए तन्वी भी खुश होने की एक्टिंग कर लेती थी। उसकी आंखों के आंसू भी रो रो कर सूख चुके थे। रोहित के आसपास होने
उसके छूने से भी उसे घिन सी हो गई थी। रोहित वैसे तो तन्वी को कहीं लेकर आता जाता नहीं था, पर एक दिन उसके बॉस के घर पार्टी थी और सभी को अपनी फैमिली के साथ ही जाना था। इसलिए उसने तन्वी से कहा, आज हमें मेरे बॉस के यहाँ पार्टी में जाना है, तुम शाम को रेडी हो जाना। और सुनो, ज्यादा लीपा पोती करने की जरूरत नहीं है, कुछ ढंग का पहनकर थोड़ा बहुत तैयार हो जाना। तन्वी का मन तो नहीं था जाने का, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पाती थी, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो गई। शाम में उसने लाइट येलो कलर की साड़ी पहनकर बालों को बना लिया और बस हल्की सी लिपस्टिक लगा ली। वो कहते हैं ना कि सादगी में सुंदरता और निखर जाती है, इसलिए बिना मेकअप की वो काफी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अब उसे अपनी ये खूबसूरती दुश्मन सी लगने लगी थी। रोहित उसे पार्टी में लेकर गया, तन्वी को सबसे मिलवाया। सभी ने उससे तन्वी की तारीफ भी की और कोई भी होता तो शायद खुश होता, पर तारीफ सुनकर तन्वी की घबराहट बढ़ रही थी कि पता नहीं अब घर जाकर क्या करेगा। इसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया और थोड़ा सा कट उसके हाथ में भी लग गया। हाथ में खून देखकर एक बंदे ने, जो कि उस समय वहीं खड़ा था और रोहित के ऑफिस में ही काम करता था, उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे भाभी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? तन्वी ने अपना हाथ तुरंत उससे छुड़ाकर कहा, नहीं भैया, सब ठीक है, और वो वहां से चली गई। लेकिन उसका डर और बढ़ गया था, क्योंकि रोहित ने ये सब देख लिया था। वहां तो वो उसके साथ बड़े ही अच्छे से पेश आया, लेकिन घर आकर उसने तन्वी को फिर से वही सब कहना शुरू कर दिया। बड़ा अच्छा लगा होगा ना तुम्हें जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तब तो अच्छा नहीं लगता है तुम्हें? बोलो। तन्वी, बस करो रोहित, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें क्या मैं इतनी गई गुजरी लगती हूँ? जब देखो तब मेरा नाम किसी के साथ भी जोड़ देते हो, कभी ऑटो वाला, कभी सब्जी वाला, कभी कोई, और आज अपने ऑफिस वाले के साथ, जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। समझते क्या हो तुम मुझे? तुमसे कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं होती है। बहुत तकलीफ होती है मुझे जब भी तुम इस तरह की बातें करते हो। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, अब बख्श दो मुझे, प्लीज अब बख्श दो। उसे फिर रोना आ गया। उसको रोते हुए देखकर उसने तन्वी के आंसुओं को पोंछा और बड़े प्यार से कहा, चलो अब नहीं कहूँगा कुछ। अच्छा जाओ, मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। तन्वी को रोहित का ये व्यवहार देखकर थोड़ा अजीब लगा। सोचने लगी, अब क्या करने वाला है ये, पर वो उसके लिए चाय बनाने के लिए चली गई। रोहित तन्वी से चाय लाने को कहता है और तन्वी किचन में चाय बनाने चली जाती है। तन्वी को थोड़ी घबराहट सी हो रही है। वो अपने मन में सोच रही थी, आज इसे क्या हो गया है, ऐसे तो कभी नहीं करता, पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। वो चाय लेकर जाती है और कांपते हाथों से रोहित को चाय देती है। रोहित, अरे तुम्हारे हाथ इतने कांप क्यों रहे हैं? मैं कोई भूत थोड़ी ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। अच्छा चलो आओ मेरे पास बैठो। तन्वी को मन में डर लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। अरे मैंने कहा ना आओ, चलो आ जाओ मेरे पास बैठो, मुझसे क्या घबराना। तन्वी डरते डरते उसके पास आकर बैठ गई। फिर रोहित उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बात करने लगा। तुम ऐसा काम करती ही क्यों हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है? देखो, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आती वो पसंद नहीं आती। अब देखो तुम्हारी ये हाथ कितने खूबसूरत हैं, पर मेरे अलावा कोई इन्हें छुए ये मुझे कैसे अच्छा लग सकता है? पर इसमें तुमसे ज्यादा गलती तुम्हारे साथ की है। तन्वी की घबराहट और डर और बढ़ जाता है, उसे पसीना आने लगता है। देखो, ना वो गिलास तुम्हारे हाथ से गिरता और ना उस बंदे को मौका मिलता तुम्हारा हाथ पकड़ने का, पर अब ये गलती नहीं करेगा। तुम क्या कर रहे हो रोहित? मैं कुछ समझी नहीं, अभी समझ जाओगी। तन्वी कुछ समझ पाती तब तक रोहित ने गर्म चाय उसके हाथ पर डाल दी और बोलने लगा, अब कोई तुम्हारा हाथ नहीं छुएगा। तन्वी की जोर से चीख निकल गई। क्या हुआ दीदी? कॉफी आपके हाथ पर गिर गई क्या? मैंने आपको आवाज दी, आपने शायद सुना नहीं, तो मैंने कॉफी आपके हाथ में पकड़ा दी। आपका हाथ तो नहीं जल गया? मीनू चिंता करते हुए बोली। मीनू की आवाज से तन्वी बीते समय के भंवर से वर्तमान में लौटी। अपनी आंखों की कोरों को पोंछते हुए बोली, नहीं मीनू, कुछ नहीं हुआ, शायद कप गर्म था और मेरा ध्यान नहीं था। सर काफी दर्द कर रहा था, इसलिए उसने कॉफी पी। और अपने हाथ को देखते हुए फिर सोचने लगी कि कैसे उस रात तो रोहित ने सारी हदें पार ही कर दी थी। वो उस पर अनसन इल्जाम लगाता रहता था, कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता, पर उस दिन तो उसने उसका हाथ ही जला दिया था। पूरी रात वो दर्द और जलन से सुबकती रही थी।
मन तो कर रहा था कि कहीं से जहर मिल जाए जिसे खा लूं। यूं रोज रोज मरने से अच्छा एक ही बार मरकर सब खत्म कर दूं। पर फिर अपने परिवार वालों के चेहरे आंखों के सामने आ गए। पर उस हैवान पर इसका कुछ असर भी नहीं हुआ। वो तो चैन की नींद सो गया और सुबह ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। उधर तन्वी के घर पर उसकी माँ मामा के यहाँ गई हुई थी और घर दादी बाकी लोग थे। दादी ने आशीष से कहा, आंसू बेटा, पता नहीं क्यों कल रात से मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है। आशीष, क्या हुआ दादी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दादी, मेरी तबीयत तो ठीक है, पर कल रात को मैंने तनु को सपने में देखा। वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी, जैसे उसे कुछ हो गया हो। तब से मुझे नींद भी नहीं आई। आजकल वो यहाँ भी कम ही आती है और फोन पर भी ठीक से बात नहीं हो पाती है। पता नहीं क्या बात है। आंसू, मुझे तो सोच सोच कर ही घबराहट हो रही है। आशीष, अरे दादी, आप इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। आप ना एक काम करो, आज उससे मिलने चले जाओ और लगे तो उसे अपने साथ ले आना, तो हम लोग भी उससे मिल लेंगे। मेरी अभी एक मीटिंग है, मैं तन्मय को बोलता हूँ, वो आपको लेकर चला जाएगा और जब आपको वापस आना हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आप दोनों को ले आऊँगा। दादी, हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। मैं जब तक उसे देख नहीं लेती मेरे मन को सुकून नहीं मिलेगा। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, तू तन्मय को बोल दे। दादी तैयार होकर तन्मय के साथ निकल जाती हैं। रास्ते में तन्मय उन्हें कहता है, क्या हुआ दादी, आप बहुत सैड साउंड कर रही हैं। भैया ने बताया मुझे आपको तनु की बहुत याद आ रही है। बट अब तो आप जा ही रही हैं उससे मिलने, अब तो खुश हो जाइए। हम मुझे तो लगता है आप ना सबके हिस्से का प्यार अपनी तनु को ही करती हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं करती। दादी, चल हट बदमाश कहीं का, मैं तुझे प्यार नहीं करती। हम तुझे तो जैसे पड़ोसियों ने बड़ा किया है ना। जब तू हुआ था तब आंसू भी छोटा ही था, तो उसे तेरी माँ रखती थी और तुझे मैं। और ये कैसे भूल गया कि तेरा तो नाम ही मैंने ही रखा है और तेरे नाम से मिलता जुलता नाम तन्वी फिर तेरे पापा ने रखा था तनु का। बड़ा आया कि दादी मुझे प्यार नहीं करती, जल कुकड़ा कहीं का। तन्मय मुस्कुराकर मन में सोचते हुए, चलो कुछ तो मूड ठीक हुआ आपका, वरना कितनी टेंशन में लग रही थी आप। तन्मय ने दादी को तन्वी के घर के बाहर छोड़ा और बोला, दादी मन तो मेरा भी बहुत था तनु से मिलने का, पर मुझे ये जरूरी पेपर वर्क के लिए अभी जाना है। पर आंसू भैया ने बताया कि आप उसे अपने साथ लेकर आएंगी, तो चलो घर पर ही मिल लूंगा उससे, या अगर मैं जल्दी फ्री हो गया तो मैं ही आप दोनों को लेने आ जाऊंगा। इतना बोलकर तन्मय वहां से चला गया और दादी मन में सोचती हैं, अच्छा हुआ जो तुझे काम था। आज मैं तनु से अकेले में ही मिलना चाहती थी, क्या पता उसे कोई तकलीफ हो और वो अकेले में मुझे बता पाए। यही सोचते सोचते दादी ने तनु के घर का दरवाजा खटखटाया। तनु थोड़ा सोच में पड़ गई कि अभी कौन आया होगा। वैसे तो कभी कोई आता ही नहीं है। रोहित भी अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस के लिए निकला है, कहीं वो आधे रास्ते से वापस तो नहीं आ गया। यही सोचते हुए तनु ने दरवाजा खोला और चौंकते हुए बोली, दादी आप यहाँ? तनु का चेहरा देखकर दादी धक्के सी रह गईं। आंखें लाल और सूजी हुई, मुरझाया पीला पड़ा चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि वो रात भर सोई नहीं है और खूब रोई है। ऐसी ही तो दिखी थी वो उन्हें सपने में। इसका मतलब तनु दादी कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर खुद को संभाल कर बोली, क्या हुआ बेटा तुझे? तन्वी बिना कुछ बोले अंदर मुड़ने को हुई कि दादी ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। रुक तो बेटा, तू ऐसे मुंह क्यों फेर रही है? तन्वी के मुंह से फिर चीख निकल गई। पहले तो दादी को कुछ समझ नहीं आया, फिर उनका ध्यान तनु के हाथ पर गया जो उन्होंने पकड़ा हुआ था। अब दुख और चिंता की लकीरें दादी के चेहरे पर आ गईं। ये क्या हुआ तनु, तेरा ये हाथ कैसे जल गया? मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने गलती से तेरा हाथ पकड़ लिया। और दादी उसका हाथ सहलाने लगी। जब तन और मन दर्द से भरा हो और कोई आपका अपना मिल जाए तो दर्द छलक कर बाहर आ ही जाता है। इसलिए जब तन्वी ने दादी माँ को यूं देखा तो वो उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। दादी उसकी पीठ सहलाती जा रही थी और उससे पूछती भी जा रही थी कि क्या हुआ बेटा तुझे, बता मुझे, आज अपनी दादी को तू सब बता दे। चुप हो जा बेटा। तनु का ये हाल उनसे देखा नहीं जा रहा था। तनु ने अपनी दादी को सब कुछ बता दिया कि उसके साथ रोहित ने क्या क्या किया है। रोहित का सच और तन्वी की आप बीती सुनकर दादी को जितना ज्यादा रोहित के लिए गुस्सा था, उससे कहीं ज्यादा तनु के लिए तकलीफ हो रही थी। कितना कुछ सहा मेरी बच्ची ने,
अगर अभी रोहित सामने होता तो शायद वो उसका खून ही कर देती, पर फिर भी खुद को संयत करके वो तन्वी से बोली, तनु तू इतना कुछ अकेले सहती रही और हम में से किसी को तूने कुछ बताया भी नहीं। तू एक बार आकर मुझसे तो कहती बेटा, मेरी फूल जैसी बच्ची की क्या हालत कर दी है कमीने ने। तन्वी किस मुंह से आती दादी, क्या कहती कि जिसे मैंने बड़े गर्व के साथ अपना जीवन साथी चुना था उसकी सोच इतनी घटिया है। और फिर रोहित ने जो कुछ कहा उसके बाद तो मैं बहुत डर गई थी। दादी तुझे पता है बेटा, ये रोहित जैसे लोग अपने इरादों में कामयाब क्यों हो पाते हैं? क्योंकि हम उन्हें बढ़ावा देते हैं, हम उनसे डर जाते हैं। जब उसने पहली बार तेरे साथ ये सब किया तू उसे तभी छोड़ देती या उसका मुकाबला करती तो उसकी इतनी हिम्मत कभी नहीं होती। रिश्तों में सहन शक्ति होना अच्छी बात है, पर अत्याचार सहना तो बेवकूफ़ी है। मुझे न समाज की चिंता है और न ही किसी और की। लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क तेरी तकलीफ़ से पड़ता है। अगर बच्चे ही खुश ना रहें तो नाम, इज्जत और पैसा, इन सब का क्या मोल है? इसलिए तुझे आज वो करना है जो तुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चल अपना सामान बांध और चल मेरे साथ। और मैं तो कहती हूँ सामान भी रहने दे, तू ऐसे ही चल, वरना वो सामान भी तुझे इस मनहूस जगह की याद दिलाता रहेगा। दादी तन्वी को अपने साथ ले आई। घर पहुंचने पर उन्होंने तन्वी से कहा, तू अपने कमरे में जा और नहाकर कपड़े बदल ले, तेरा मन हल्का हो जाएगा। जब तक मैं तेरे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। तन्वी ने हाँ में गर्दन हिलाई और चली गई। तभी तन्वी की माँ का कॉल आ गया। हेलो अनीता, हाँ बोल, क्या हुआ? तू कहीं बाहर है क्या? आसपास से आवाज आ रही है। अनीता, हाँ माँ जी, मैं रास्ते में ही हूँ। मैं आज ही वापस आ रही हूँ। वैसे तो मैं परसों आने वाली थी, पर आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए सोमू ने आज की फ़्लाइट की बुकिंग कर ली। अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, 2-3 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ सब ठीक है ना माँ जी? दादी मन में सोचते हुए, बच्चा अगर तकलीफ में हो तो माँ को थोड़ा अंदेशा हो ही जाता है। चलो अच्छा है तू अभी आ रही है, यहीं आकर देख लेना यहाँ के हाल। चल घर आ जा, फिर बात करते हैं, अभी मुझे कुछ काम है। इतना कहकर दादी ने फोन रख दिया। उसके बाद दादी ने आंसू और तन्मय और अपने बेटे मतलब तन्वी के पापा को भी कॉल किया और कहा कि आज दिन में मैंने किसी जरूरी काम के लिए मीटिंग रखी है, इसलिए तुम सब अपना काम निपटा कर टाइम से घर पहुंच जाना। ओके, और फोन रख दिया। दादी किचन में चली गई और तनु के लिए कुछ खाने का बनाया और फिर लेकर उसके रूम में चली गई। तब तक तन्वी भी नहाकर रेडी हो चुकी थी। उसने दादी से कहा, मुझे भूख नहीं है दादी। दादी ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, भूख का क्या है बेटा, जब मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगी तो अपने आप लग जाएगी। ऐसा कहकर उन्होंने तन्वी को अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद तन्वी उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। उसका मन अभी भी उदासी था। बुझे मन से वो दादी से बात करने लगी। दादी माँ कब आने वाली हैं? दादी, उसका भी वहाँ मन नहीं लग रहा था, इसीलिए अभी दिन तक यहाँ पहुँच जाएगी। दादी, रोहित ऐसे चुप नहीं बैठेगा, वो यहाँ जरूर आएगा, तब क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी तनु के सर पर हाथ फेरते हुए, उस कमीने की टेंशन अब तू मत ले, वो अब तेरे आसपास भी नहीं आ सकेगा और न ही तुझे उसकी शक्ल अब कभी देखने को मिलेगी। अभी तू सो जा मेरी बच्ची, थोड़ा आराम करेगी तो तुझे अच्छा लगेगा। दादी बहुत देर तक उसका सिर सहलाती रही, जिससे उसे नींद आ गई। उसके बाद दादी उसके रूम का गेट लगाकर बाहर आ गई। अपनी आंखों की कोरों को पोंछते हुए खुद से ही बोली, क्या हालत हो गई है मेरी तनु की, पर मैं उसके सामने रोकर उसे और कमजोर नहीं कर सकती। ये सोचकर उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और नीचे हॉल में आ गईं और सबका इंतजार करने लगी। एक एक करके सभी लोग आ गए और सभी लोग दादी को आश्चर्य से देख रहे थे कि उन्होंने सबको ऐसे क्यों बुलाया। तभी तन्मय बोल पड़ा, क्या बात है दादी, आज आपने ये आपातकालीन मीटिंग क्यों रखी है? दादी ने उसकी ओर देखा। नहीं, मतलब आप पहले ऐसी मीटिंग्स रख चुकी हैं, पर वो हमेशा शाम को होती हैं। आज इस वक्त रखी इसलिए थोड़ा अजीब लगा, बाकी सबकी नज़रों में भी यही सवाल था। तभी आंसू बोला, दादी आप तनु से मिलने गई थी ना, उसे अपने साथ नहीं लाई और आपने मुझे लौटते समय कॉल भी नहीं किया। दादी, मैं तुम सबके सवालों के जवाब दूंगी, पर पहले तुम मुझे बोलने का मौका तो दो।
दादी ने सभी को सारी बात बताई। उसके बाद बोली, शाम तक रुकने का समय नहीं था मेरे पास। ये तो तय है कि वो आज शाम को यहाँ आएगा जरूर। उससे पहले हमें हमारी तैयारी करनी है। दादी बोल ही रही थी कि आंसू और तन्मय गुस्से से बीच में ही बोल पड़े। तैयारी क्या करनी है दादी? वो आज यहाँ आया तो छोड़ेंगे नहीं उसे। एक बार आ तो जाए, फिर अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगा। दादी, यही तो नहीं करना है। अभी जोश से नहीं, होश से काम लेना है बेटा। मन तो मेरा भी किया था कि उसका खून कर दूं, पर उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो तनु को कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है, जिससे उसे उसका सामना भी करना पड़ेगा। और मैंने तनु से कह दिया है कि उसे उस आदमी की शक्ल अब कभी नहीं देखनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे माँ? आपके मन में क्या चल रहा है? तन्वी के पापा रुआंसी आवाज में बोले, देख बेटा, पहले तू हिम्मत रख, और हम सबको भी रखनी पड़ेगी, तभी हम अपनी तनु को संभाल पाएंगे। और रही बात उस नालायक की, तो आंसू, तेरा वो फ्रेंड इंस्पेक्टर है ना, उसे कॉल करके बुला ले। और तन्मय, तू डिवोर्स पेपर तैयार करवा, जितनी जल्दी हो सके किस्सा खत्म करना है। दादी ने सबको कुछ कुछ समझा दिया कि शाम को क्या करना है। तन्मय, पर दादी, उसने इतना कुछ किया और हम उसे ऐसे ही जाने दें? दादी, मैंने उसके हाथ पैर तोड़ने को मना किया है, लेकिन थोड़ा प्रसाद तो तुम लोग उसे दे ही सकते हो, जिससे उसे भी एहसास हो कि दर्द क्या होता है। और सोमू, ये काम सबसे पहले तू करना। सोमू, जो अब तक चुप बैठा था, बस इतना ही बोला, जी दादी। उसे यकीन तो हो ही नहीं रहा था कि उसकी वजह से भी उसकी बहन को उस आदमी ने इतनी तकलीफ दी। मैं अभी जाकर मिलती हूँ मेरी तनु से। तन्वी की माँ रोते हुए बोली, दादी, तुझे अभी रोना है तो रो ले, पर खबरदार, जो तनु के सामने रोई तो। और अभी वो सो रही है। जाने कितने दिनों के बाद मेरी बच्ची इतने चैन से सोई है। जब उठेगी तब मिल लेना शाम की चाय के टाइम। माँ तनु के लिए चाय और नाश्ता लेकर गई। माँ को देखते ही तनु को एक बार फिर से रोना आ गया। माँ ने उसे गले लगाया और चुप करने लगी। तभी तन्वी की नज़र सोमू पर पड़ी। पहली बार उसने सोमू की आंखों में आंसू देखे, वरना तो हंसना और हंसाना ही उसका काम था। उसे सिर्फ इतना ही बोल पाई कि आज तो मैंने तुझे भी रुला दिया सोमू के बच्चे। और वो फिर रोने लगी। सोमू ने अपने आंसू पोंछे और बोला, अब बस भी कर तनु की बच्ची, वरना घर में बाढ़ आ जाएगी। तनु को इस बात पर रोते रोते हंसी आ गई। शाम को दादी ने तनु को माँ के साथ मंदिर भेज दिया और अपनी टीम के साथ रोहित का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में रोहित को जब तनु घर पर नहीं मिली, तो वो उसे ढूंढते हुए आ गया। पहले तो थोड़ा नॉर्मली बात करने की कोशिश की उसने, फिर जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे लग गया कि शायद तनु ने सब कुछ बता दिया है सबको। फिर वो जोर जोर से तनु को आवाज लगाने लगा, दादी, आवाज नीची रखो अपनी। और अब तनु तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। रोहित, ऐसे कैसे नहीं जाएगी वो मेरे साथ? पति हूं मैं उसका, उसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। बुलाइए आप उसे। तभी उसके गाल पर एक तड़ाक आवाज हुई। वो कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका ध्यान दादी की तरफ था। उसने मारने वाले को देखा और बोला, अच्छा तो ये तू है, तू भी आ गया आज यहाँ। तभी उसके दूसरे गाल पर तड़ाक से चांटा लग गया। आज गलती से भी कोई बकवास मत कर देना, सोमू ने उसको मारने के बाद बोला। रोहित, अच्छा नहीं तो क्या करोगे? तभी उसे तीसरा थप्पड़ तन्मय ने टिका दिया और बोला, तो तुझे अभी धीरे धीरे पता चलते जाएगा। इतने में आंसू बोला, यार ये अच्छा लगता है क्या? तुम दोनों मुझसे छोटे हो और तुम दोनों इसकी खातिर कर ली और मैं रह गया, ये तो गलत बात है। ये बोलते हुए उसने दो तीन थप्पड़ लगा दिए। रोहित, तुम लोग मुझे ऐसे मार नहीं सकते हो, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तभी तन्मय ने एक और टिकाते हुए कहा, मैंने सिर्फ एक ही लगाया था, इसलिए दूसरा बचा था मेरे हिस्से का। रही बात पुलिस की, तो तेरी वो इच्छा भी हम पूरी कर देते हैं। पुलिस को हमने तेरे स्वागत के लिए पहले से ही बुला लिया है। रोहित को अब थोड़ा डर लगने लगा था। वो हकलाती आवाज में बोला, तुम मेरी पत्नी को ऐसे मुझसे दूर नहीं कर सकते हो, और न ही ऐसे मारपीट कर सकते हो। आशीष, आज तो कुछ नहीं बोले तो अच्छा है। और अभी तो हमने तेरे साथ मारपीट तो की नहीं है, ये तो हम तुझे चाय पानी दे रहे थे। अगर तुझे खाना खिलाया तो सोच तेरा क्या होगा। इसलिए ध्यान से सुन, अगर जेल की हवा खाने से बचना है तो कल चुपचाप डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना, वरना जो तूने किया है ना, उसके लिए इतने केस लगेंगे कि तू गिनती भी नहीं कर पाएगा। सारी उम्र जेल में सड़ना ना हो
तो बिना चिक चिक करे साइन कर देना। और उसके लिए भी तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कोर्ट से ये आदेश भी ले लिया है कि तू अगर तनु से 20 फीट के दायरे में भी आया तो सीधे जेल जाएगा। ये इंस्पेक्टर साहब तुझे कल कॉल करेंगे, तब चुपचाप साइन करने पहुंच जाना, समझा। इसी के साथ आशीष ने एक थप्पड़ और लगा दिया। रोहित, अब क्यों मार रहे हो? आशीष, मैंने 3 लगाए थे और दादी कहती हैं कि किसी को चीज में 3 की गिनती नहीं होनी चाहिए, वरना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाता है। चल अब निकल, और आज के बाद अपनी ये शक्ल मत दिखाना, और भगवान का शुक्र मना कि तू सस्ते में छूट गया। रोहित के पास अब कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए उसने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। जैसे ही वो जाने को मुड़ा कि दादी ने उसे आवाज लगाई, रुको, तुम आज यहाँ से जा रहे हो, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम बच गए। शुक्र मनाओ कि इतने सस्ते में छूट गए, वरना जो तुमने किया है उसके लिए जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद किसी और लड़की का जीवन बर्बाद करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। और तनु का तो नाम भी मत लेना आज के बाद। इंस्पेक्टर, आप टेंशन मत लीजिए दादी, बाकी का मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा, ताकि अगली बार ये किसी लड़की पर हाथ उठाना तो दूर, देखने से पहले भी 2 बार सोचेगा। इंस्पेक्टर रोहित को लेकर वहां से चले गए। तब तन्वी और माँ वापस आए। तन्वी थोड़ी टेंशन में थी कि अब क्या होगा, रोहित आ गया होगा, पर जब उसे ये सब पता चला तब कहीं जाकर उसे सुकून भरी सांस मिली। और फिर अगले दिन डिवोर्स भी फाइनल हो गया। दादी ने अपना प्रॉमिस भी पूरा किया कि उसके बाद रोहित ने अपनी शक्ल फिर कभी भी नहीं दिखाई, पर उसके दिए घावों का भरना इतना आसान नहीं था। फिर भी घर में सभी तन्वी का पूरा पूरा ध्यान रखते, उसे खुश रखने की कोशिश में लगे रहते। जब अपनों का साथ और अपनों का प्यार मिल जाता है तब इंसान हर जंग जीत जाता है। आंसू ने तन्वी के MBA का फॉर्म फिर से भरवा दिया, और तन्वी ने भी पूरी लगन से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप के बाद उसकी यहाँ बेंगलोर में जॉब लग गई। घर वालों के प्यार और मेहनत का ही नतीजा था जो यहाँ इतनी दूर आकर जॉब करने की हिम्मत तन्वी कर पाई। शुरू के 1 साल तो दादी या माँ से कोई ना कोई हमेशा उसके साथ रहा। फिर आंसू भैया की शादी की वजह से और दादी की बीमारी की वजह से वो लोग ज़्यादा दिन रुक नहीं पाते। फिर मीनू के आ जाने से वो दोनों भी टेंशन फ्री हो गए, और तन्वी को भी राहत हो गई। शुरू शुरू में तो किसी से बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी। ऑफिस में भी बस अपने काम से काम रखती। हाँ, 1-2 लड़कियों से थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी उसकी। मनीष भी 4 सालों से उसके साथ ऑफिस में है। 1 साल तक तो सिर्फ हाय हेलो तक ही सब कुछ सीमित था। फिर उसके बाद उसने महसूस किया कि वो काफ़ी हेल्पफुल है, किसी की भी मदद करने में हमेशा आगे रहता है। खुद तन्वी की काम के सिलसिले में कई बार मदद की है उसने, और बाकी कलीग्स भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। व्यवहार का भी अच्छा है और हंसमुख भी है। कुल मिलाकर सीधा और सच्चा बंदा है मनीष। यही सोचकर तन्वी उस पर विश्वास कर पाई, और 3 साल से वो उसका दोस्त है। उसके साथ काम करने वाली मानसी तो अक्सर उसको छेड़ती रहती है, कहती है यार कितना हैंडसम बंदा है, और तू भी कितनी खूबसूरत है, तू सोचना उसके बारे में, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। फिर हंसकर ये भी कहने लगती, चल अगर तू नहीं सोच सकती उसके बारे में तो मेरी ही सिफारिश कर दे। पर तन्वी इन सब बातों को मजाक में ही लेती। धीरे धीरे वो मनीष के साथ खुलने लगी थी, पर फिर भी उसने उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे क्या, यहाँ कोई भी उसकी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं जानता। उस तरह के पर्सनल सवालों से वो हमेशा बचती आई है, और उसे देखकर भी यही लगता है कि जैसे उसकी शादी हुई ही ना हो। मनीष के साथ वैसे तो अकेले बाहर जाना कम ही हुआ है, मुश्किल से 4-5 बार गई होगी कॉफ़ी पर, वो भी किसी ऑफिशियल क्लाइंट मीटिंग की वजह से ही। हाँ, ऑफिस का उनका ग्रुप जब कभी आउटिंग या पिकनिक प्लान करते तब वो सबके साथ जरूर गई है। वहाँ भी अक्सर मनीष को उसकी केयर करते हुए ही पाया है। फिर यही सोचती कि उसका नेचर ही ऐसा है, उसे सबका ध्यान रहता है। कभी ये नहीं लगा कि उसके मन में दोस्ती से बढ़कर भी कुछ है, या फिर मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। शायद हाँ, तन्वी को याद आने लगा कि एक बार जब ऑफिस के सभी लोग ट्रैकिंग के लिए गए थे तब उसका पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग गई। तब उससे ज्यादा मनीष ही परेशान हुआ था। घर आने के बाद भी बार बार उसका फोन आ रहा था। उफ, क्यों मैंने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया। इससे तो अच्छा उसे मैं सब पहले ही बता देती,
तो आज नौबत यहाँ तक नहीं आती। तनु अब कल के बारे में सोचने लगी। कल शाम को मनीष ने उसे कॉफी के लिए पूछा और वो भी उसके साथ जाने को मान गई। कॉफी शॉप पर वो जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। मनीष ने वहां पहले से ही सब तैयारी की हुई थी। सारा अरेंजमेंट उसकी पसंद का ही था। उसके पसंद फ्लावर, उसकी पसंद का म्यूजिक, सारा सब कुछ उसकी पसंद के हिसाब से ही करवाया था। यहाँ तक कि जो ड्रेस वो मेरे लिए लाया था वो भी मेरे फेवरेट कलर की। पता नहीं मेरी पसंद के बारे में उसे इतना कैसे पता चल गया। और कोई लड़की होती तो शायद खुशी से फूली न समाती इतना कुछ देखकर। पर मैं, अगर उसे मेरी पिछली जिंदगी के बारे में पता होता तो वो ये सब नहीं करता। शायद ये सब मेरे लिए नहीं बना है। इसलिए जब मनीष ने शादी के लिए प्रपोज किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बिना उसे कुछ कहे वहां से चली आई। अब उसे कैसे बताती कि शादी के नाम से ही मुझे तकलीफ होने लगती है। शादी सुनते ही मुझे रोहित, उसके दिए जख्म याद आ जाते हैं। तन के घाव तो भर गए हैं, लेकिन जो घाव मेरे मन को लगे हैं पता नहीं वो कभी भर भी पाएंगे कि नहीं। जब वो सब याद आता है रूह कांप जाती है, आंखें रोने को मजबूर हो जाती हैं। अब किसी पर भी शादी को लेकर मैं विश्वास नहीं कर सकती। रोहित का असली चेहरा भी शादी के बाद ही सामने आया था। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। पर अब मैं मनीष का सामना कैसे करूंगी? शायद मुझे ये जॉब ही छोड़ देनी चाहिए। तन्वी के दिमाग में यही सब चल रहा था। इतने में डोरबेल की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी और वो सोचने लगी, अब कौन हो सकता है, क्योंकि वैसे तो कोई आता ही नहीं है उसके यहाँ। कहीं मनीष तो नहीं आ गया। मीनू किचन में काम कर रही थी। तब उसने ही कांपते हाथों से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही वो चौंक पड़ी। आप लोग यहाँ अचानक से? मेरा मतलब है दादी, माँ, आंसू भैया, आप यहाँ अचानक से कैसे? मतलब कुछ बताया भी नहीं आने का और न ही कोई फोन किया। ऐसे कैसे? दादी, अरे तू हमारी अदालत यहीं लगाएगी या हमें अंदर आने का मौका भी मिलेगा? कहते हुए तीनों अंदर आ गए और आकर सोफे पर बैठ गए। तन्वी, अब तो बताइए क्या हुआ है और आप तीनों ऐसे ही आए हैं? मतलब आप लोगों का लगेज कहाँ है? माँ, इससे पहले ये बता कि तू आज इस वक्त यहाँ कैसे? इस वक्त तो तू तेरे ऑफिस में होती है ना, आज ऑफिस क्यों नहीं गई? तन्वी, हाँ वो थोड़ा सर दर्द कर रहा था, इसलिए आज मन नहीं किया ऑफिस जाने का। दादी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर दर्द का बहाना हो और असल में तू जाना ही नहीं चाहती हो? तन्वी हकलाती हुई आवाज में, मैं ऐसा क्यों करूंगी दादी? आंसू, इस सवाल का जवाब तो अब तू ही दे सकती है, क्योंकि ये तो तुझे ही पता है कि तू क्या चाहती है। तन्वी, आज आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। दादी, अरे मीनू जरा पानी तो पिला और साथ में चाय भी बना ले, वरना हमारी तनु तो आज सिर्फ सवालों से ही हमारा स्वागत करेगी। मीनू भी झट से पानी ले आई और बोली, चाय तो मैंने पहले ही रख दी थी बनाने के लिए, और वहां से फिर किचन में चली गई। तन्वी, नहीं ऐसी बात नहीं है दादी। माँ, तो फिर कैसी बात है तनु, बता हमें। दादी, ये ऐसे कुछ नहीं बताने वाली। इसे तो जब तक धक्का मार के ना पूछो इसके मुंह से कुछ नहीं निकलने वाला है। तन्वी, अब बस भी करिए। आप लोग वैसे ही मेरे सर में दर्द हैं और आप लोग पता नहीं क्या क्या गोल गोल बातें बनाने में लगे हुए हो, और जो भी कहना है सीधे सीधे कहिए ना। आंसू, अरे सीधे सीधे ही तो पूछा था कि तू आज ऑफिस क्यों नहीं गई। तन्वी, तो मैंने भी बताया तो कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। दादी, सीधे से बोलना कि तबीयत तो बहाना है, तू किसी से बचना चाहती है इसलिए नहीं गई। तन्वी चौंकते हुए, क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रही हैं दादी? माँ, तुझे समझ नहीं आया क्या कि दादी क्या कह रही हैं? चल मैं रिपीट कर देती हूँ। तू इसीलिए ऑफिस नहीं गई ना ताकि किसी का सामना करने से बच सके। और जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ, तू आज सुबह से अपने अतीत के पन्ने पलटने में बिजी होगी, इसलिए तो तुझे नहाने की फुर्सत भी नहीं मिली अभी तक। माँ तनु की नाइट ड्रेस को देखते हुए बोली, और इस सिर दर्द की वजह से ही तूने अपने मन में नौकरी छोड़ने का भी फैसला कर लिया होगा, है ना? तन्वी थोड़ा झेपते हुए, जैसे उसकी चोरी पकड़ गई हो। आप क्या कह रही हैं माँ? मैं कुछ समझी नहीं। दादी, समझी नहीं या समझ के भी अनजान बनना चाहती है? कब तक यूं ही अपने आप से भागती रहेगी बेटा? तू खुद से झूठ बोल सकती है पर हम लोगों से नहीं। अब तो बस कर। हम सब ने तुझे हौसला दिया, हिम्मत दी, इस काबिल बनाया कि तू दुनिया से लड़ सके, पर तू तो आज भी अपनी कमजोरियों को, अपने डर को अपने ऊपर हावी हो जाने देती है। ये सब कब तक चलेगा तनु? तनु, नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, ऐसा नहीं है तो ये बता, क्यों बच रही है तू मनीष के सामने जाने से? क्यों कल वहां से बिना कुछ बोले भाग आई? तन्वी चौंक कर खड़ी हो गई। आप
मनीष को कैसे जानती हैं? और कल के बारे में भी आप लोग मेरी जासूसी। आंसू ने उसे बीच में ही टोकते हुए बोला, ओ हेलो, हमें कोई शौक नहीं है जग्गा जासूस बनने का, इसलिए अपने दिमाग के घोड़े दूसरी दिशा में मत दौड़ा। अभी जो माँ पूछ रही है उसका जवाब दे बस। तन्वी, पर मुझे तो लग रहा है जैसे आपने हिडन कैमरा लगवा रखे हैं मेरे आसपास, वरना आपको कैसे पता चला ये सब? और आप लोग मनीष को कैसे जानते हैं? दादी, सवाल के बदले सवाल पूछकर बात को मत घुमा फिरा। आज तो पहले तू हमारे सवालों के जवाब दे, उसके बाद ही कुछ पूछना हमसे। दादी ने चाय पीते हुए पूछा। तन्वी ने सवालिया नजरों से मीनू को देखा कि कहीं उसने तो कुछ नहीं बताया इन लोगों को। फिर खुद ही सोचने लगी कि मनीष के बारे में तो इसे भी कहाँ पता है। तन्वी, क्या जवाब दूं मैं आप लोगों को? हाँ, मैं बचना चाहती हूँ मनीष के सामने जाने से। उसके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, और शादी कभी दे पाऊं? माँ, क्यों नहीं है तेरे पास जवाब? कोई कमी है क्या उसमें, या उसने कुछ ऐसा किया जो तुझे पसंद ना आया हो? तन्वी, अब ये क्या बात हुई माँ, कि अगर आप किसी को जवाब ना दे पाओ तो उसमें कोई कमी है? इतना होमवर्क करके आए हैं आप लोग, ये भी तो पता होगा आपको कि उसने मुझसे शादी के लिए पूछा है। और आप लोगों को पता है कि शादी के नाम से ही मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, पुराना सब कुछ याद आ जाता है। इस मामले में किसी पर विश्वास नहीं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मनीष भरोसे के लायक नहीं है, भरोसा करती हूँ मैं उस पर, इसीलिए ही तो दोस्ती कर पाई हूँ उससे। पर दोस्ती और शादी में फर्क होता है माँ। शादी के बाद अक्सर सब बदल जाता है, इसलिए वो सब फिर से कहते कहते चुप हो गई। दादी, देख बेटा, मानते हैं तूने बहुत कुछ कम उम्र में सहा है, पर अब वो सब बीत चुका है, और जो बीत चुका है उस पर हमारा बस नहीं है। लेकिन आने वाला कल तो हमारे हाथ में है। और रही बात किसी के बदल जाने की, तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। अगर तेरे जैसा सब सोचने लग जाएं तो दुनिया ही चलनी बंद हो जाएगी। देख तनु, भरोसा तो तुझे करना होगा जब तक आगे नहीं बढ़ेगी। पिछला सब कुछ तुझे तकलीफ देता रहेगा। आज तो हम लोग हैं तेरे साथ, कल को हम नहीं होंगे, तब क्या करेगी? तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, अकेले कैसे काटेगी? अकेले जीवन जीना उतना आसान नहीं है बेटा। तन्वी आंखों में आंसू लिए, दादी आप ऐसी बातें मत करो, आप हमेशा रहोगी मेरे साथ। दादी, मैं तो हमेशा हूँ तेरे साथ मेरी बच्ची, पर हम सफर का साथ होना अलग बात है। अब देख, तेरे मम्मी पापा या तेरे दोनों भाई खुश नहीं है क्या शादी करके? और अब तो सोमू की भी शादी हो गई है, सबके पास अपना जीवन साथी है। इसलिए बेटा, अब तू भी अपने जीवन में आगे बढ़। तन्वी, वो सब तो ठीक है दादी, पर मनीष ने ये सब इसलिए कहा क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। अगर उसे पता होता कि मेरी शादी और डिवोर्स हो चुका है, तब वो ये सब बातें नहीं करता। और खुशियाँ, वो प्यार, वो साथ जो मम्मी पापा भैया भाभी के बीच हैं, वो मेरी किस्मत में नहीं है। मनीष को जब मेरा सच पता चलेगा, आई एम श्योर वो खुद इस शादी से मना कर देगा माँ। और अगर मैं कहूँ कि मनीष को सब कुछ पता है तेरे बारे में, फिर क्या जवाब होगा तेरे पास? तन्वी को ये सुनकर बड़ा वाला शौक लगा, सिर घूमने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। माँ क्या बोल रही है? मनीष उसके अतीत के बारे में कैसे जानता है? तन्वी, अब ये आप क्या बोल रही हैं माँ? उसको मेरे बारे में सब कैसे पता हो सकता है? मैंने यहाँ पर कभी किसी को नहीं बताया अपने बारे में। माँ, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तू तो ये बता कि अगर उसे सब पता हो तब तू क्या कहेगी? तब तक मीनू सबके लिए आलू के पराठे ले आई थी। वो खाते हुए दादी ने कहा, कुछ भी हो मीनू, तूने पराठे बड़े ही स्वादिष्ट बनाए हैं, ला थोड़ा सा अचार दे दे। मीनू खुशी से उछलते हुए, हाँ दादी अभी लाई मैं। आंसू, हाँ दादी ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे तो थोड़ा सा बटर और ला दो मीनू। तन्वी, आज ये सब क्या हो रहा है? अभी यहाँ इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और आप लगे हुए हो पराठे की तारीफ करने में। और मीनू, तूने इतनी जल्दी सबके लिए पराठे कैसे बना लिए? ऐसा लग रहा है जैसे तुझे तो पहले ही पता चल गया था कि ये लोग आने वाले हैं। मीनू वहां से हड़बड़ाकर बिना जवाब दिए ही किचन में भाग गई। दादी, हाँ तो ऐसा कहाँ लिखा है कि सीरियस टॉपिक हो तो हमको तेरी तरह रो रो कर कुछ खाना नहीं चाहिए, और सोच सोच कर पेट नहीं भर सकते ना? क्यों आंसू? हाँ दादी, बिल्कुल सही कहा आपने, अब इसे भूखा रहना है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा वाली सोच वाले हैं। और वो और दादी दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। दादी, अरे अनीता, तूने भी अभी तक नाश्ता शुरू नहीं किया? खा खा, बहुत टेस्टी पराठे बने हैं। माँ, जी माँ जी। तन्वी, क्या जी माँ जी?
पहले आप लोग ये सस्पेंस खत्म कीजिए। ये सब क्या चल रहा है? आप सब लोग आज इतना अलग तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं? आप लोग यहाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं या पराठे खाने? या माँ, पहले आप मुझे बताइए, आप क्या कह रही थी मनीष के बारे में? दादी, देख बेटा, प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, और जो है वो तेरी खुद की बनाई हुई है। देख, जब कोई सुलझी हुई चीज को उलझाने में लगा हो तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? ये तो वही बात हुई कि घाव है और मरहम भी है, पर सामने वाले ने मन में सोच रखा है कि मरहम लगाने से जलन होगी, इसलिए उसके लिए घाव ही प्यारा है। तू बिल्कुल वैसी ही है। और रही बात मनीष की, तो तू पहले अपनी माँ के सवाल का जवाब दे दे, फिर तुझे बाकी सब बता ही देंगी। तन्वी, मैं क्या करूं दादी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनीष अच्छा लड़का है, पर डर भी है। अगर वो सब कुछ जानकर भी शादी करना चाहता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसे मुझसे सहानुभूति हो गई हो, इसलिए वो शादी। तनु बोल ही रही थी कि दादी ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तूने फिर से अपने ख्याली समंदर में गोते लगाना शुरू कर दिया। माँ, तनु, मनीष को तुझसे सहानुभूति नहीं है, वो तुझसे प्यार करता है, सच्चा और पवित्र प्यार, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जो सब कुछ जानने के बाद भी तुझसे शादी करना चाहता है। पर वो भी तेरी मर्जी हो तो, किसी दबाव या जोर जबरदस्ती से नहीं। उसके लिए तेरी खुशियां पहले हैं, बाकी सब बाद में। तन्वी थोड़ा आश्चर्य से, आप ये सब कैसे जानती हैं माँ? ये सब आपसे मनीष ने कहा क्या? आपसे मिल चुका है क्या वो? माँ, हाँ बेटा, जानती हूँ मैं उसे, और जितना जानी हूँ उससे इतना तो गारंटी से कह सकती हूँ कि उससे अच्छा जीवन साथी तुझे मिल ही नहीं सकता है। तुझे ये सब बताने से उसने मना किया था, मगर आज मैंने नहीं बताया तो शायद तू उसके प्यार को कभी समझ ना पाए। जब तेरा उस रोहित के साथ रिश्ता टूटा था, सिर्फ तू ही नहीं, हम सब भी अंदर तक टूट गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। तेरे सामने तो हम सब खुश रहते, पर अकेले में सभी अपने अपने हिस्से का रो लेते थे। फिर मनीष ने ही कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए तेरी पढ़ाई फिर से शुरू करनी चाहिए। चाहते तो हम भी यही थे, पर हम तेरे थोड़ा संभलने का इंतजार कर रहे थे। पर मनीष ने कहा कि इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, यही एक जरिया है जिससे तेरे मन का डर जल्दी खत्म होगा। और ना सिर्फ पढ़ाई, तेरी इस जॉब के लिए भी। उसने ही कहा, हम लोग तो डरे हुए थे कि तुझे अकेले इतनी दूर कैसे भेज पाएंगे, पर तू अपनी काबिलियत को साबित कर सके, इसलिए तुझे तेरी उड़ान के लिए पंख मिलने चाहिए, ऐसा उसका कहना था। जिस कंपनी में तू काम कर रही है वो उसका 50% का पार्टनर है, फिर भी एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, सिर्फ तेरे लिए, ताकि तू उसे जान पाए, वो तेरा विश्वास जीत पाए, क्योंकि वो जानता है कि तेरे लिए अब किसी पर भी विश्वास कर पाना कठिन है। वो चाहता था कि तू खुद से उसे पसंद करके शादी के लिए हाँ कहे, इसलिए उसने इतने साल इंतजार किया। उसने तेरा विश्वास जीता भी, पर उसके प्यार को नहीं समझ पाई। तन्वी बीच में ही बोल पड़ी, पर इस जॉब के लिए आंसू भैया के दोस्त ने कहा था ना। आंसू, हाँ, पर वो मनीष ही था। और ये मत सोचना कि ये जॉब तुझे वैसे ही मिली है। मनीष ने अपने पार्टनर, मतलब तेरे बॉस को बोल दिया था कि वो तेरा इंटरव्यू वैसे ही ले जैसे सबका लिया, और ये जॉब तुझे तेरी काबिलियत की वजह से ही मिले, क्योंकि उसे तुझ पर और तेरी काबिलियत पर भरोसा था। माँ, बेटा, प्यार तो सब करते हैं, पर उसे निभा पाना हर किसी के बस का नहीं है। जितना धैर्य और भरोसा उसने रखा है, उतना तो शायद ही कोई रख पाए। उसने हमेशा तुझसे ज्यादा तेरे बारे में सोचा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखा है, तुझे कभी किसी बात से कोई तकलीफ ना हो। यहाँ तक कि जब माँ जी की तबीयत और आंसू की शादी की वजह से हम लोगों का यहाँ रहना नहीं हो पा रहा था, तब भी उसने ही विश्वास दिलाया कि वो तेरा ध्यान रखेगा। और ये जो तेरी प्यारी मीनू है, इसे भी उसने ही भेजा है। सालों से इसकी माँ और इसे जानता है, इसलिए इसे सब अच्छे से समझाकर उसने यहाँ भेजा था, ताकि ये तेरा अच्छे से ख्याल रख सके। तनु ने मीनू की तरफ देखा तो मीनू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दीदी, भैया बहुत अच्छे हैं। आपको जब हाथ में चोट लगी थी तब भी वो बहुत परेशान हो गए थे, मुझे बोलते रहते थे टाइम से दवाई देने और आपका ध्यान रखने के लिए। तनु अब निःशब्द हो गई थी, आंसुओं ने उसके गले को भिगो दिया था। प्रेम की ये परिभाषा भी होती है, ये उसने आज जाना था, पर फिर भी मन में एक सवाल है। माँ, मैं तो उससे पहली बार यहीं मिली थी, फिर वो मुझे कैसे जानता है? मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं पहले कभी मिली हूँ उससे। अगर मैं उसे जानती ही नहीं तो फिर ये प्यार कैसे सब
तन्वी माँ से पूछ रही है कि मनीष मुझे कैसे जानता है। मैं तो उससे यहाँ के पहले कभी नहीं मिली। उसने मुझे कब देखा? आंसू और तन्मय भैया के सभी दोस्तों से मैं मिली हूँ। फिर ये सब कैसे, कब? माँ, यही तो फर्क है तनु, तुझे याद नहीं और वो तुझसे मिलकर वो तुझे कभी भूल ही नहीं पाया। तुझे अगर याद हो तो तेरी उस रोहित से शादी से पहले तेरे फूफा जी अपने भांजे के साथ आए थे, उसका रिश्ता लेकर, जिसे तूने नजर उठाकर भी नहीं देखा था, जिससे तूने साफ साफ कह दिया था कि तुझे उससे शादी नहीं करनी और वो इस रिश्ते के लिए मना कर दे। कुछ याद आया? तन्वी सोचते हुए, इसका मतलब कि मनीष ही मनु? माँ, हाँ, ये वही मनु है जिसे तूने देखे बिना ही घर से विदा कर दिया था, जिसके लिए तू फूफा जी को सुना रही थी कि वो मनु पर। सोचते हुए, क्या था वो, क्या कहा था तूने? तनु आंखों में आंसू लिए, यही कि वो मनु पुराण पर निबंध लिख सकते हैं। माँ, हाँ, यही कहा था तूने, ये वही मनु है, मतलब उसका नाम मनीष है, पर घर में सब उसे मनु ही बुलाते हैं। तेरी शादी होने के बाद एक दिन मैं मार्केट गई किसी काम से, वहां मुझे मनु मिला। हालचाल पूछने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ लिया, बेटा तुम तो विदेश जाने वाले थे, फिर अभी यहाँ कैसे? तुम्हें हमारी बेटी तनु पसंद नहीं आई क्या? तुमने झूठ क्यों बोला था? तब तक तेरी शादी का उसे पता ही चल गया था। तो उसने बताया कि तूने उससे क्या कहा था। फिर उसने कहा कि उसे तो तुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, इसलिए चाह कर भी ये झूठ नहीं बोल पाया कि तू उसे नापसंद है। और कुछ ना बोलता तो मामा जी, मतलब तेरे फूफा जी, उससे 100 सवाल पूछते। इसलिए उस समय बात को टालने के लिए उसने विदेश जाने का बहाना बना दिया और वो सिर्फ तेरी खुशी चाहता था, इसलिए किसी से कुछ नहीं कहा उसने। फिर ये भी बताया कि उसने नौकरी छोड़कर पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया है, इसलिए अब बेंगलोर जा रहा है। उसी समय मेरा मन उसके लिए कृतज्ञ हो गया। मन से उसके लिए सिर्फ आशीर्वाद निकल रहे थे। चाहता तो वो अपने घर में सबको तेरा सच बता सकता था, पर उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। घर आने के बाद मैंने माँ जी को भी उसके बारे में बताया। फिर कभी कभी उससे फोन पर बात कर लिया करती थी। उससे बात करके कभी ये लगा ही नहीं कि वो कोई पराया है। तेरे बारे में जब उसे पता चला तब उसे भी बहुत तकलीफ हुई थी, पर फिर भी उसने मुझे हिम्मत भी दी और बताया भी कि आगे क्या करना चाहिए। एक दो बार मैंने और माँ जी ने उससे शादी के लिए पूछा भी, तो उसने यही कहा कि तुझसे शादी करना उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, लेकिन अभी तेरे दिल पर लगे घाव हरे हैं। जब तक तू संभल नहीं जाती तब तक वो तेरा इंतजार भी करेगा और एक दोस्त बनकर तेरा साथ भी देगा। कई बार तेरी ये कठोरता और उसका निश्चल और पवित्र प्रेम देखकर मुझे तुझ पर गुस्सा भी आया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो तो शायद अभी भी तुझसे कुछ नहीं कहता, पर हम लोगों ने ही उससे कहा कि वो तुमसे अपने दिल की बात कहे। दादी, हाँ, तो अभी नहीं कहता तो कब कहता? ये 30 की हो गई है और वो 32 का। अभी शादी नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? सभी लोग दादी की तरफ देखने लगे। दादी, ऐसे क्या देख रहे हो सब मुझे? मैंने कुछ गलत कहा क्या? आंसू थोड़ा मुस्कुराते हुए, नहीं दादी, आप कभी कुछ गलत बोलते हो क्या? वो तो आप एकदम से बोले, इसलिए ध्यान आप पर चला गया, पर ये तो कल बिना कुछ कहे ही वहां से भाग आई। तभी तनु वहां से उठकर अपने आंसू पोंछते हुए अपने रूम में भाग कर जाती है। बाकी सब लोग भी उसके पीछे जाते हैं और आपस में बोल भी रहे हैं कि अब इसे क्या हो गया। तनु रूम में अपनी अलमारी में जल्दी जल्दी में कुछ ढूंढ रही थी। उसे देखकर दादी और माँ ने एक साथ उससे पूछा, क्या हुआ तनु? तू बात करते करते अचानक से यूं भागकर क्यों आ गई और अभी क्या ढूंढ रही है? तन्वी अलमारी में से कपड़े निकाल निकाल कर बाहर फेंकती जा रही है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है। माँ एक बार फिर तनु से पूछती है, अब बताएगी भी कि ये सब क्या कर रही है तू? ये सब कपड़े ऐसे क्यों फेंक रही है? तनु, अरे क्या आप लोग भी सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं? और मीनू, तू वहां खड़ी खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही है? चल जल्दी से मेरी मदद कर। एक तो मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से आप लोग लगे हुए हो सवाल पूछने में। वैसे ही बहुत देर हो गई है, अब और देर नहीं करनी है। अच्छा मीनू, मैं नहाने जाती हूँ, तू मेरा वो पिंक कुर्ता निकाल कर रख, मैं अभी बस 2 मिनट में आती हूँ। दादी, पर तू। तन्वी, अभी कोई और सवाल नहीं दादी, बस सब बाद में। इतना बोलकर तनु नहाने चली गई। मीनू तनु के कपड़े जमाने में लग गई और बाकी तीनों धम्म से वहीं बेड पर बैठ गए। सब यही सोच रहे हैं कि अब ये क्या करने वाली है। तभी तनु के बाथरूम में से चिल्लाने की आवाज आई, मीनू, मिल गया कि नहीं मेरा कुर्ता?
मीनू हड़बड़ाते हुए, जी दीदी, बस देख रही हूँ। हाँ दीदी, ये रहा, मिल गया। तनु बाथरूम में से बाहर आकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है और उन तीनों को वहां देखकर बोलती जाती है, अरे आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? और पराठे खाने का मन हो तो खा लीजिए, नहीं तो मीनू तू सबको एक बार और चाय ही पिला दे, है ना दादी? चाय चलेगी ना आपको? मीनू अपना सर खुजाते हुए सोच रही है कि क्या करे। दादी, वो तो सब ठीक है, पर तू जा कहाँ रही है? तन्वी, अरे अभी बताया तो था आपको कि पहले ही बहुत देर कर दी है मैंने, अब और नहीं। अभी ऑफिस जाकर मनीष से मिलकर उससे बात करूंगी और उसके सवाल का जवाब भी तो देना है। दादी, पर वो तो आज ऑफिस में नहीं है। तन्वी, ऑफिस में नहीं है तो फिर कहाँ होगा? ओहो, मैं भी ना बुद्धू हूँ, मेरी तरह वो भी आज ऑफिस नहीं गया मतलब? श्योर, वो भी अपने घर पर ही होगा। चलो मैं उससे वहीं जाकर मिल लेती हूँ। दादी, वो वहां भी तुझे नहीं मिलेगा। तनु, ओफो दादी, तो फिर आप ही बता दीजिए कि कहाँ मिलने वाला है आपका मनु? दादी, वो तुझे आज होटल रॉयल आर्चिड में मिलेगा। तन्वी थोड़ा सोचते हुए, वहां पर क्यों? दादी, वहां पर इसलिए क्योंकि आज उसकी सगाई है, इसलिए वो और उसका परिवार सब वहीं हैं। हमें भी बुलाया है, मुंह बनाते हुए। अब क्या करें, रिश्तेदारी है तो जाना ही पड़ेगा। तेरे फूफा जी मान ही नहीं रहे थे, इसलिए पापा, तन्मय और तेरी भाभियां भी निकल चुके हैं। वो भी आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तन्वी जो अभी जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, एकदम से रुक जाती है। उसके हाथ से लिपस्टिक छूट जाती है। एकदम से झटका सा लगा। क्या कहा आपने दादी? सगाई? ऐसे कैसे? पर अभी तो आप लोग उसके बारे में, वो सब भी छोड़ो, उसने कल ही तो मुझसे पूछा था, मैंने ना भी नहीं कहा था, फिर भी वो किसी और से सगाई कैसे कर सकता है? दादी, तूने उसको हाँ भी तो नहीं कहा था, तूने तो कुछ कहा ही नहीं था, और कितना इंतजार करता बेचारा, दुखी एक्सप्रेशन के साथ। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, सगाई तो है उसकी और हम लोगों को जाना भी पड़ेगा। तू भी चलेगी ना? तनु, तनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना इंतजार किया, एक दिन और नहीं कर सकता था? मुझे नहीं जाना उसकी सगाई में। इनफैक्ट मैं ये सगाई होने ही नहीं दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ उससे मिलने। और तनु घर से बाहर निकल जाती है। दादी, अरे तनु सुन तो, कहाँ जाएगी? होटल का नाम तो सुन लिया था ना तूने? सगाई की बात सुनकर तन्वी मनीष से मिलने के लिए जल्दी से घर से निकल जाती है। तन्वी रोड पर खड़े होकर टैक्सी का वेट करने लगती है और खुद से ही बोलने लगती है, जब जरूरत हो एक टैक्सी नहीं मिलती, वरना तो घर से निकलो बाद में, टैक्सी पहले आ जाती है। फिर ऊपर देखकर बोलती है, क्या है भगवान, ये मेरी जिंदगी में इतना सारा ट्विस्ट देकर भी आपका मन नहीं भरा क्या? पहले मैं तैयार नहीं थी, वो तैयार था, अब मैं तैयार हूँ तो वो किसी और से सगाई कर रहा है, और अब टैक्सी भी नहीं मिल रही है। क्या क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप? हम, आपका तो मूड फुल ऑन मस्ती का लग रहा है, पर मेरा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अब यूं मजे लेना बंद करो और जल्दी से मुझे मनीष से मिलवा दो प्लीज। तभी तन्वी को यूं अकेले बात करते देख एक गाड़ी वाला उसके पास आकर रुकता है और अपनी टूटी फूटी हिंदी में पूछता है, मैडम सब ठीक तो हैं? आप ऐसे अकेले बात कर रही थी तो मैंने सोचा आपको पूछ लूं। तन्वी टैक्सी देखकर फटाफट से उसमें बैठ जाती है और उसको बोलती है, मैं ठीक हूँ, मुझे आप जल्दी से होटल रॉयल आर्चिड ले चलिए। पर मैडम मैं तो, अपनी बातें तुम बाद में सुनाना, पहले गाड़ी स्टार्ट करो भैया, मुझे लेट हो रहा है। तनु गाड़ी वाले को बोलने का मौका ही नहीं देती। फिर वो भी बस ओके बोलकर गाड़ी ड्राइव करने लगता है। कुछ सोचकर तन्वी की आंख में आंसू आ जाते हैं। उसे देखकर गाड़ी वाला पूछता है, मैडम आप सॉन्ग सुनना पसंद करेंगी क्या? आप बोलो तो मैं सॉन्ग प्ले कर देगा। तन्वी, हाँ ठीक है कर दो। कौन सा वाला प्ले कर दूं? मेरा मतलब है हिंदी या कन्नड़? तन्वी मन में सोचती है, कहाँ फंस गई, एक तो मुझे जल्दी है और ये भैया को सॉन्ग सुनने की पड़ी है। फिर बोलती है, हिंदी ही बजा दो। गाड़ी वाला सॉन्ग प्ले करता है और गाना बजना शुरू हो जाता है। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लगे, जग सूना सूना लगे रे। तन्वी, मुझे नहीं सुना ये गाना, कोई दूसरा लगा दो भैया। ड्राइवर, ओके मैडम। और वो दूसरा गाना प्ले कर देता है। आज है सगाई सुन लड़की के भाई, आज है सगाई सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा। तन्वी, बंद करो ये गाना, यही गाना बचा था क्या? अब तो ऐसा लग रहा है भगवान कि आप ये गाने के जरिए भी मुझे चिढ़ा रहे हो। गाड़ी वाला अपना सर खुजाते हुए, मैडम आप ठीक तो है ना? तन्वी,
मैं तो ठीक हूँ, आप जल्दी गाड़ी चलाइए, मुझे आज ही पहुँचना है। और मन में सोचने लगती है, ये जिस गति से ये गाड़ी चला रहा है, उससे तो लग रहा है कि ये मनीष की सगाई में नहीं, शादी में पहुँचाएगा। इधर गाड़ी वाला तन्वी को बार-बार अकेले में बात करते देख मन में सोच रहा है, ज़रूर ये मैडम को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, बेचारी कितनी कम उम्र में ऐसी हो गई है। वो भी ऊपर देखकर बोलता है, ओह गॉड प्लीज़ हेल्प हर। इधर घर पर माँ जी, आपने तन्वी से झूठ क्यों बोला? ये क्यों कहा कि मनीष किसी से सगाई कर रहा है? दादी, मैंने कहाँ झूठ बोला, मैंने तो बस थोड़ा सच छुपाया है। देख, जैसे मैं तनु की दादी हूँ, वैसे ही अब मैं मनु की भी दादी हूँ। हंसते हुए, इसलिए इस बार मैंने थोड़ा उसका साथ दे दिया। वैसे भी बहुत परेशान किया है तनु ने उसे, अब थोड़ा परेशान होना तो तनु का भी बनता है। तू अब ज़्यादा मत सोच, अब सब अच्छा ही होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और सभी को एक साथ हंसी आ जाती है। दादी, अरे मीनू, तू भी फटाफट रेडी हो जा। और आंसू तू भी, वो टैक्सी वाले को बुला ले, हमें भी तो जल्दी से पहुंचना है वहां। उधर तनु होटल के बाहर गाड़ी से उतरकर गाड़ी वाले से पूछती है, हाँ भैया कितना हुआ? गाड़ी वाला थोड़ा सेंटी होकर, नो माय सिस्टर, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम बस अपना अच्छे से इलाज करवा लेना, गॉड विल हेल्प यू। तनु चौंकते हुए, ये क्या कह रहे हैं आप? किस चीज़ का इलाज करवा लूँ मैं? कोई बात नहीं सिस्टर, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मरीज को पता ही नहीं चलता कि उसे हुआ क्या है। अब देखो, आपको मेरी नॉर्मल गाड़ी भी टैक्सी जैसी लगी और मैं नॉर्मल कपड़ों में भी बिना यूनिफॉर्म ड्राइवर लगा, पर मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ ही नहीं। तन्वी ने पहले गाड़ी को फिर ड्राइवर को देखा, तब उसे एहसास हुआ, उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसने बोला, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप टैक्सी ड्राइवर नहीं हैं, और आप मेरे पास आकर क्यों रुके थे फिर? वो क्या है ना सिस्टर, तुम उधर अकेले खड़े होकर खुद से बात कर रहा था, तो मुझे लगा तुम्हें सर पर हाथ रखकर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उधर पूछने आ गया। फिर तुमने मुझे, तन्वी ने मनीष से कहा कि अगर वो 5 मिनट में उससे मिलने के लिए नहीं आया तो वो भी ऊपर आ जाएगी। और फिर मनीष का रिप्लाई सुने बिना ही फोन कट कर देती है। तन्वी होटल के गार्डन एरिया में इधर उधर चक्कर लगाते हुए मनीष का वेट करने लगती है। तभी वहां मनीष आ जाता है। उसे देखकर तन्वी कहती है, ये क्या पहना हुआ है तुमने? मनीष अपने आप को देखते हुए, क्या पहना है, क्या मतलब? ट्रेडिशनल कुर्ता पहना है और क्या? तन्वी, हाँ तो वही पूछ रही हूँ, क्यों पहना है ये, और ये सब क्या चल रहा है? हाँ। मनीष, क्यों पहना है क्या? अरे भाई, सगाई है आज मेरी, तो ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनूंगा। वैसे तुम इसी ड्रेस में अटेंड करने वाली हो क्या मेरी सगाई? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हें अजीब लग सकता है। एक्चुअली सगाई की थीम ट्रेडिशनल रखी गई है। वैसे घड़ी देखते हुए तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? इनविटेशन तो शाम के 7 बजे का है, तुमने इनविटेशन नहीं देखा क्या? मुस्कुराते हुए, तुम तो डबल साइड से इनवाइट हो, एक तो ऑफिस की तरफ से और दूसरा मामा जी ने भी इनविटेशन दिया है तुम्हारे यहाँ। कहते हुए मनीष मुस्कुराने लगा। तन्वी, बंद करो ये सब बकवास, मैं यहाँ कोई सगाई अटेंड करने नहीं आई हूँ। मनीष उसे बीच में ही टोकते हुए, सगाई अटेंड करने नहीं आई हो तो फिर, सोचने की एक्टिंग करते हुए, तो फिर जरूर लंच के लिए आई होगी। पर सॉरी, हम लोगों ने तो गेस्ट लोगों के लिए ही डिनर रखा है, लंच नहीं रखा। तन्वी मनीष के मुंह पर हाथ रखते हुए, चुप हो जाओ तुम, बिल्कुल चुप, और मुझे अपनी पूरी बात करने दो। ये क्या बक बक किए जा रहे हो तुम? हाँ, क्या सगाई सगाई लगा रखा है? कल ही तो तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और आज किसी और से सगाई कर रहे हो। मनीष, हाँ तो तुमने तो हाँ नहीं कहा था। मेरी माँ को अपने लिए बहू चाहिए, और फिर मामा जी को तो तुम जानती ही हो। फिर जब उन्होंने मुझे लड़की से मिलवाया तो मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराकर शर्माते हुए, फिर मैं मना नहीं कर पाया। क्या बताऊं उसके बारे में तुम्हें? अब इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है, मेरा बस चले तो मैं आज सगाई क्या, शादी ही कर लूं उसके साथ। तन्वी, अच्छा, मैंने हाँ नहीं कहा था तो ना भी तो नहीं कहा था। तुमने इतना इंतजार किया मेरा, एक दिन और नहीं रुक सकते थे? तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी में सालों के बाद किसी पर भरोसा कर पाई थी, वो तुम थे। तुमसे बात करना और तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए मैं अपनी इन फीलिंग्स को दोस्ती ही समझती रही, क्योंकि प्यार के नाम से थोड़ा डर सी जाती हूँ। मैंने तो ये सोच लिया था कि ये सच्चा प्यार, ये अपनापन मेरी किस्मत में ही नहीं है, ये सब शायद फिल्मों में ही होता है। इसलिए कल कुछ समझ ही नहीं आया, क्या करूँ? शादी का नाम सुनकर मेरा पास्ट मेरे सामने आ जाता है।
फिर मैं कुछ और सोच ही नहीं पाती हूँ। फिर तुमने भी तो मुझे ये नहीं बताया कि तुम वो फूफा जी वाले मनु हो। मनीष, बता देता तो हाँ कर देती क्या? और तुमने तो मुझे उस दिन देखा भी नहीं था। बस लगी हुई थी अपना पूजा घर, किचन और आंगन दिखाने में। और अगर सच जानकर हाँ करती तो शायद वो तुम किसी और वजह से करती। और मैं चाहता था कि तुम मुझे हाँ सिर्फ मेरे प्यार की वजह से कहो। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। सॉरी, तुम थोड़ा सा लेट हो गई। आज तो मैं किसी और का होने जा रहा हूँ और शायद तुमसे ज़्यादा दोस्ती भी ना रख पाऊंगा अब। वो क्या है ना, मेरी होने वाली बीबी को शायद अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। और अब तुम जल्दी आ गई हो तो आ जाओ, तुम भी लंच कर ही लो। अब चलो, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। हंसकर, और मेरी फ्योंसी भी। ये कहकर मनीष जाने के लिए मुड़ जाता है। मनीष जैसे ही मुड़ता है, तनु उसे पीछे से हक कर लेती है और उसे रोना आ जाता है। फिर रोते रोते वो मनीष से कहती है, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ मनु। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी अब। और ये सब मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है, बल्कि मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। कल तुमसे इसलिए कुछ नहीं कह पाई थी क्योंकि मन में डर था कि मेरा पास्ट जानकर तुम मुझसे नफरत ना करने लगो, मुझे गलत ना समझने लगो। बस यही एक कारण था। पर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। तनु ने ये सारी बातें रोते हुए ही कही थी। मनीष, जो अभी तक तन्वी की तरफ पीट करके खड़ा था, क्योंकि तन्वी ने उसे अभी भी पकड़ा हुआ था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। पर उसने फटाफट अपनी आंखों को पोंछा और तन्वी की तरफ पलट गया और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। तन्वी, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? पर मनु कोई रिप्लाई नहीं देता और वो थोड़ी दूर ले जाकर होटल के एक गेट के बाहर रुक जाता है और फिर बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ मेरी जान, मेरा प्यार, या यूं कहूँ मेरी सब कुछ, मेरा मतलब मेरे होने वाली बैब से मिलवाने लाया हूँ। वो देखो, वो वहाँ है। तन्वी अपने आंसू पोंछकर पहले मनीष को, फिर उस तरफ जिस तरफ मनीष ने कहा देखने लगती है। फिर अटकती आवाज में कहती है, कहाँ है? ये गेट तो बंद है और अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मनीष गेट में लगे ग्लास की तरफ दिखाकर कहता है, ध्यान से देखो, वो रही मेरी जान जो मेरे साथ ही खड़ी है। तन्वी दोबारा ग्लास में देखती है, तब उसमें उसे वो खुद और मनु ही दिखाई देते हैं। इसमें तो मैं और तुम ही दिख रहे हैं। एक पल सोचने के बाद, इसका मतलब मैं और तुम, मतलब आज तुम्हारी सगाई। मनु, हाँ, तुम मेरी जिंदगी हो और मेरी सगाई तुमसे हो रही है। फिर वो तन्वी को अपने सीने से लगा लेता है। तन्वी भी कसकर उसको पकड़ लेती है और खुश हो जाती है। पर अगले ही पल वो कुछ सोचने लगती है और फिर मनु को कहती है, एक मिनट, अगर तुम्हारी सगाई मेरे ही साथ हो रही है तो वो सब क्या था जो थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे और जो दादी कह रही थी? इसका मतलब तुम और दादी दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे थे। मनीष हंसते हुए बोलता है, हाँ सही पकड़े हैं। अब तुमने इतना सताया है मुझे, इतना सताना तो मेरा भी बनता है। फिर वो तनु को गाल पर किस करके वहां से भागने लगता है और फिर तनु भी उसके पीछे भागने लगती है और बोलती है, रुको अभी तुम, छोड़ूंगी नहीं मैं आज तुम्हें। मनीष, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो। तभी वहां दादी और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। मनीष दादी के पीछे छुप जाता है और बोलता है, बचाओ दादी बचाओ, वरना दुनिया क्या कहेगी कि एक दूल्हा अपनी ही सगाई के दिन अपनी दुल्हन से पिट गया। तन्वी, हट जाओ दादी, आप बीच में से, आपको नहीं पता इसने मुझे कितना परेशान किया है। और हाँ, आप भी इसके साथ मिली हुई थी, आप तो हमेशा मेरी साइड होती हो ना। सभी लोग हंसने लगते हैं। दादी कहती हैं कि मैं तो अब तुम दोनों ही साइड से हूँ। भगवान मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। पर तुम दोनों अभी झगड़ना बंद करो और तैयार हो जाओ, शाम को सगाई है। और ये लो तनु, तेरी ड्रेस जो कल तेरा मनु तेरे लिए लेकर आया था। शाम के टाइम सगाई सेरेमनी चल रही है, सभी लोग आ चुके हैं। तनु ने पिच और कोक कलर के कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना हुआ है। उस पर मैसी हेयर स्टाइल, लाइट मेकअप उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। और मनु ने भी उसी कॉम्बिनेशन की शेरवानी पहनी हुई है। कुल मिलाकर दोनों बड़े ही प्यारे लग रहे थे। सभी लोग दोनों को देखकर मैड फॉर ईच अदर का कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। फैमिली फोटो सेशन चल रहा है। तनु के पास उसके पापा खड़े हैं, जिनके सीने से वो लगकर खड़ी हुई है। पापा भी थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं। सभी लोग अलग अलग फोटो पोज दे रहे हैं। फूफा जी अभी भी मनु के बारे में कुछ कुछ बताने में लगे हुए हैं। मनु उनसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी तनु धीरे से कहती है,
कह लेने दो उन्हें, आखिर उनका मनु है भी तो उस लायक जिस पर वो निबंध लिख सकते हैं। फिर दोनों हंस देते हैं। वैसे तुमने मुझे बिना बताए, मेरी हाँ के बिना ही सगाई की तैयारी कर ली थी। अगर मैं मना कर देती तो? तुम्हारे मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तुमसे ज्यादा जानता हूँ तुम्हें, इसलिए तुम पर और अपने प्यार पर मुझे पूरा विश्वास था। बाकी दादी और माँ का साथ भी तो था। पता है, वो लोग कल शाम में ही आ गए थे। तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों के साथ ही था मैं। तुम्हें सरप्राइज देने के पर्पज से वो होटल में ही रुके थे। पर तुमने जो कल किया, वैसे उसके बाद दादी और माँ ने आज सारा प्लान बनाया तुमको लेकर, कि वो भी कॉन्फिडेंट ही थे। मेरे लिए तुम्हारा प्यार तुम्हारे अलावा सबको दिख रहा था, इसलिए तो रात में नहीं आए तुम्हारे पास। अच्छा, तभी आज मुझसे ज्यादा ध्यान दादी का पराठों में था। वैसे थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए। ना थैंक्स टू यू, मुझे अपना बनाने के लिए। तनु और मनु दोनों बहुत खुश हैं। दादी और माँ की खुशी का तो आज कोई ठिकाना ही नहीं है। तभी हॉल में एक और एंट्री होती है, जिसे देखकर तनु गुस्से में बोलती है, सोमू के बच्चे, तू अब आ रहा है? अभी भी क्यों आया है? डायरेक्ट शादी में ही आना था ना। अरे तनु की बच्ची, इस बार गलती मेरी नहीं, ये तेरी भाभी की है। इसी ने रेडी होने में इतना टाइम लगा दिया। और रही बात तेरी शादी की, तो उसकी तैयारी तो मैं अभी से करके आया हूँ। तन्वी और मनीष दोनों एक साथ बोलते हैं, क्या मतलब सोमू? ओहो, मतलब मत पूछो। ये देखो, ये तुम दोनों का गिफ्ट। सोनू एक बड़ा सा फ्रेम ओपन करता है। एक साथ देखते हैं और एक साथ ही सभी को हंसी आ जाती है। फ्रेम में लिखा था, तनु बेट्स मनु। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।